हरे कृष्णा। हम लोग सैलरी पढ़ रहे हैं टैक्स में, और आज हम लोगों को यहां से पढ़ना है कंपनसेशन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। कभी आपने सुना है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम? VRS। मतलब मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, तो एक तो रिटायरमेंट टाइम आएगा जब आपको कंपलसरी रिटायरमेंट लेना है, और एक और क्या होता है कि अगर आप उससे पहले, यानी अभी रिटायरमेंट का टाइम नहीं आया है लेकिन आप चाहें तो आप क्या ले सकते हैं? वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले सकते हैं। आपको लगा कि अब काम करने में मेरा मन नहीं लगता है, हमें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेते हैं। उसके लिए भी एम्प्लॉयर हो सकता है आपको पैसे पे करे। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के तहत आपको कंपनसेशन पे करे। वो जो पैसे आपको दे रहा है एम्प्लॉयर, वो आपके हाथ में कितने टैक्सेबल होंगे और कितने एग्जेम्प्ट होंगे, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। आइए पढ़ के देखते हैं। कंपनसेशन रिसीव्ड at the time of voluntary retirement scheme VRS. When employees are asked to retire voluntarily and a lump sum payment is made to them, it is known as voluntary retirement scheme compensation. देखिए, सपोज करिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अभी 1000 लोग काम करते हैं। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार, जमाने को देखते हुए मेरे को 1000 एम्प्लॉयज की जरूरत है। मेरे को केवल 800 एम्प्लॉयज में काम चल जाएगा। 200 एम्प्लॉयज को हटाना है। अगर अब हम अपनी मर्जी से 200 लोगों को हटाएंगे तो दिक्कत ये होगी, जो बचे हुए 800 है ना, उनके दिमाग में भी एक डर पहुंच जाएगा कि ये तो किसी को भी कभी भी हटा सकते हैं, और वो 800 भी दूसरी जॉब ढूंढना शुरू कर देंगे। तो ऐसा डर ना फैले, इसलिए कंपनी खुद ही स्कीम ले आती है कि हम आप लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं कि जो इंप्लॉई वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेना चाहें वो छोड़ के जा सकते हैं, और उस चीज के लिए हम आपको इतने पैसे पे करेंगे, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख, हम आपको इतने रुपए पे करेंगे। तो अब उनमें से जो जो छोड़ना चाहता होगा, अब तो जितना हम चाहते हैं उनको हम जाने देंगे, तो वो हंसी हंसी खुशी चले भी जाएंगे, हमारा भी काम हो जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? और ऐसे केस में उनको जो पैसा मिल रहा है उसमें से होगा क्या, 4 फिगर निकालेंगे। 4 फिगर में जो कम आएगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बची हुई टैक्सेबल। ये आप जानते हैं। देखते हैं क्या क्या 4 फिगर। कंपनसेशन एक्चुअली रिसीव्ड जितना मिला, दूसरी फिगर में तो 5 लाख लेते ही हैं, तीसरी फिगर में 3 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, यानी जिस महीने आप रिटायर हुए उस महीने की सैलरी, इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितने साल आपने काम किया। मान लो आप 10 साल काम करके रिटायर हुए तो इंटू 10 साल, 20 साल रिटायर हुए तो 20 साल, और आखिरी पॉइंट में लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट। रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट का मतलब समझते हो? हाँ, जितना टाइम बचा है महीनों में। तो इसको ऐसे भी कह सकते हो, मान लो अगर आपको लगता है क्वेश्चन में दिया है 5 साल बचे हैं, तो 5 साल का मतलब कितने महीने? इंटू 12। तो मतलब आप ये भी कह सकते हो कि जो आखिरी वाला पॉइंट है, इसमें आप ऐसे भी कह सकते हो कि लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट इंटू 12। एक ही बात है ना? लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट इंटू 12, यानी अपने आप मंथ्स में हो जाएगा वो, या फिर जो लिखा है वही, दोनों एक ही बात है। तो पहले तो 4 पॉइंट याद करते हैं। पहला, जितने रुपए मिले वो लिख लो। दूसरा, 5 लाख रुपीज लिख लो। तीसरे में हमें 3 महीने की सैलरी लेनी है। 3 महीने इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी करेंगे तो अपने आप 3 महीने की सैलरी हो जाएगी। लास्ट ड्रॉन सैलरी 1 महीने की, इंटू 3 करेंगे तो कितने महीने की सैलरी हो जाएगी? 3 महीने इंटू जितने साल तुमने काम किया। मान लो तुमने 20 साल काम किया, तो 3 महीने इंटू 20 साल, 60 महीने की सैलरी हो गई है। आप कंफ्यूज हैं? कोई बात नहीं है, वैसे याद करिए। 3 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, एंड लास्ट में लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग सर्विस लेफ्ट इन मंथ्स। क्लियर हो गया? इन चारों में जो कम आएगा वो एग्जेम्प्ट, बचा हुआ टैक्सेबल। और
एक बार पूरा खत्म कर ले फिर बात करते हैं। और लिखा है साहब ये एग्जेम्पशन जीवन में एक बार मिलेगी। कितनी बार मिलेगी? एक बार। यहां पे सैलरी का मतलब क्या है सर? जो आप कह रहे हैं लास्ट ड्रॉन सैलरी लेनी है, यहां पे भी और यहां पे भी सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी का वही मतलब है जो ज्यादातर जगह पे मतलब था कि बेसिक सैलरी लेनी है, डीए इफ वाला लेना है एंड कमीशन इफ वाला लेना है। एग्जेम्पशन ये जो मिलने वाली है सर, ये न्यू रिजीम में है कि ओल्ड रिजीम में है? दोनों रिजीम में है। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010C इज अवेलेबल टू एन एसएससी रिगार्डलेस ऑफ द टैक्स रिजीम ही फॉलोज। तो दोनों रिजीम में। एक क्वेश्चन कराता हूं फिर आपका डाउट लेता हूं, ठीक है? मिस्टर एक्स received voluntary retirement compensation of rupees 7 lakh after 30 years and 4 months of service। 30 साल काम करने के बाद इन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया और इनको 7 लाख रुपीस कंपनी ने कंपनसेशन पे किया। ही स्टिल हैज 6 years ऑफ सर्विस लेफ्ट। अभी भी कितने साल की सर्विस बची हुई है? 6 साल की। एट द टाइम ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट, जिस समय इन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया उस समय क्या चल रहा था? ही वॉज ड्रॉइंग बेसिक सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस ₹5,000 पर मंथ, और ब्रैकेट में लिखा है विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे। इसका क्या मतलब है? यानी वो जो डीए इफ वाला होता है ये वो वाला है, इसका मतलब ये हुआ। कंप्यूट इज टैक्सेबल वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। तो आइए 4 पॉइंट निकालने वाले हैं। 4 में जो सबसे कम होने वाला है उसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, बचे हुए को टैक्सेबल कर देंगे। तो चलिए पहला पॉइंट जो था इसमें वो था जितना कंपनसेशन एक्चुअली रिसीव्ड हुआ। तो क्वेश्चन में देखते हैं कितने रुपए मिले इनको? 7 लाख। तो पहला पॉइंट तो 7 लाख हो गया। सर दूसरे में तो 5 लाख ही लेते हैं, ठीक है बेटा, दूसरा 5 लाख हो गया। सर तीसरे पॉइंट में आपने लिखा है 3, हाँ 3 को 3 लिख दिया, इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, यानी जिस महीने रिटायर हो उस महीने की बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ वाला प्लस कमीशन इफ वाला। तो बेसिक सैलरी 20,000 है, डीए इफ वाला 5,000 है पर मंथ, 25,000 हो गया। एक ही महीने की लेनी है, समझ में आ रही है आपको बात? कमीशन यहाँ पे है नहीं तो जोड़ेंगे नहीं, तो 3 इंटू 25,000। सर इंटू क्या करना है? इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितने साल उसके कंप्लीट हो गए। साल में कितने साल कंप्लीट होके जॉब छोड़ी है? 30 ईयर्स, तो इंटू 30। सर एक फिगर ये आ जाएगी, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे क्या? 3 इंटू 25,000 इंटू 30, 22,50,000, ठीक है। सर तीसरी फिगर कैसे निकलेगी? तीसरे में देखते हैं बेटा क्या लिखा है। लास्ट ड्रॉन सैलरी लिखो, यानी 25,000 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स या रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट। तो 6 साल बची है सर्विस, महीनों में कैसे निकालें? इंटू 12, यानी 6 इंटू 12, 72 मंथ्स हो गए ना। जरा मल्टीप्लाई करोगे, 18 लाख। अब आपको बताना है कि चारों में सबसे कम कौन सी फिगर है? 5 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगी। टैक्सेबल कितनी होगी? 7 लाख मिली थी, 5 लाख एग्जेम्प्ट हो गई, 2 लाख टैक्सेबल। क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर पढ़िए। आंसर आ चुका है हम लोगों का। वॉलेंट्री कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ है 7 लाख, एग्जेम्पशन हो मिल गई 5 लाख की। कैसे मिली इसका नोट बना दिया, एक नोट नंबर 1। और यानी टैक्सेबल वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन 2 लाख। एग्जेम्पशन कैसे निकली? एग्जेम्पशन इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपनसेशन एक्चुअली रिसीव्ड, दैट इज 7 लाख, रुपीज 5 लाख, 3 into last drawn salary into number of completed year of service, यानी 22,50,000 लास्ट ड्रॉ। ये सब एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली फिगर्स मत लिखना, पहले ये लिखना क्या मल्टीप्लाई क्या कर रहा हो। और 18 लाख तो सबसे कम आपका, इसलिए 5 लाख इसलिए ऊपर आ गया। बोलो अब क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आप अपना डाउट पूछिए। यहां पे जितने भी मंथ्स होते आपको कंप्लीटेड ईयर ही उठाने हैं, मंथ्स को इग्नोर मारना। और कोई डाउट? बस, और किसी का कोई डाउट आता है? क्लियर है? ये समझ में आ गया? तो अगर ये 4 चीजें हमारे दिमाग में रहेंगी तो हम एग्जाम में आराम से इसको कर लेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं परक्यूजिट्स के पास। परक्यूजिट्स जिनको पर्क्स के नाम से भी जाना जाता है, और इनको हम लोग फ्रिंज बेनिफिट्स भी बोलते हैं, FRINGE, फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स बेसिकली नाम वहां से आया, बहुत साल पहले इसके ऊपर एक फ्रिंज बेनिफिट टैक्स लगा करता था, बहुत साल पहले।
जब मैं कर रहा था उससे भी पहले लगा करता, तो वहां से ये नाम चल के आया। तो इसको फ्रिंज बेनिफिट्स भी बोला जाता है, परक्यूजर्स भी बोला जाता है, पर्क्स भी बोला जाता है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी बोला जाता है, फैसिलिटीज भी बोला जाता है। कुल मिलाकर के इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार प्रोवाइड कर दी यूज करने के लिए, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी, एकोमोडेशन समझते हैं, हाउस वगैरह प्रोवाइड कर दी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई और मूवेबल एसेट प्रोवाइड कर दिया यूज करने के लिए, कि ये लो टीवी आप यूज करो अपने घर पे। ये सब जितनी भी चीजें हैं ये हैं परक्यूजिट्स। एम्प्लॉय का फायदा हो रहा है क्योंकि खर्चा कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के यहां गैस कनेक्शन लगवा दिया, बिल भरता है एम्प्लॉयर, वाटर कनेक्शन का बिल भरता है एम्प्लॉयर, बिजली का बिल भरता है एम्प्लॉयर। जो भी अगर कुछ इस तरीके की चीजें एम्प्लॉयर कर रहा है, एम्प्लॉय का बच्चा पढ़ता है स्कूल में, फीस जमा करता है एम्प्लॉयर, दीज आर ऑल परक्यूजिट्स एंड इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉइज। बट कितनी टैक्सेबल होगी और उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? भाई एम्प्लॉयर ने घर प्रोवाइड कर दिया एम्प्लॉय को कि तुम रहो, अब हम कह रहे साहब कि एम्प्लॉय के हाथ में हम टैक्सेबल करेंगे, बट क्या टैक्सेबल करोगे? कैसे निकालोगे उसको? कितना बेनिफिट उसको मिला ये कैसे निकालोगे? उसका एक तरीका डिटरमाइन करना पड़ेगा ना। तो लॉ मेकर ने उसका तरीका बताया हुआ, समझ पा रहे हैं आप? तो एक एक करके परक्यूजिट्स को पढ़ेंगे बहुत आराम से। चलिए, परक्यूजिट्स का मतलब नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, जिसमें सबसे पहली परक्यूजिट आ रही है रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। रेंट फ्री, रेंट फ्री का क्या मतलब है सर? रेंट फ्री का बेटा मतलब है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो एकोमोडेशन प्रोवाइड करी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कोई भी रेंट चार्ज नहीं कर रहा। रेंट फ्री का क्या मतलब है आप समझ पा रहे हैं? कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से रेंट चार्ज नहीं कर रहा। इसका यह मतलब नहीं कि एम्प्लॉयर भी रेंट नहीं दे रहा। हो सकता है वो अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने किराए पे ले रखी हो, एम्प्लॉयर किराया पे करता हो, एम्प्लॉय को अलॉट कर रखी है रेंट फ्री, या हो सकता है वो अकोमोडेशन एम्प्लॉयर की खुद की हो। दोनों ही केसेस हो सकते हैं, दोनों ही पढ़ेंगे। या तो अकोमोडेशन एम्प्लॉयर की खुद की होगी या एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन किराए पे ले रखी होगी, लेकिन दे किसको रखी है? एम्प्लॉय को दे रखी। अच्छा, ये अनफर्निश्ड क्या होता है? एक होता है अनफर्निश्ड, एक होता है फर्निश्ड। जब आपको अनफर्निश्ड पढ़ा दूंगा उसकी वैल्यू फिर फर्निश्ड की पढ़ाऊंगा। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, अनफर्निश्ड हाउस सुना है कभी आपने? मतलब विदाउट फर्नीचर, विदाउट फर्नीचर जो एकोमोडेशन प्रोवाइड हुई तो वो अनफर्निश्ड, विथ फर्नीचर प्रोवाइड हुई तो फिर वो फर्निश्ड। तो पहले हम अनफर्निश्ड की वैल्यू निकालना सीखेंगे, जब उसकी सीख लेंगे तब हम फर्निश्ड की सीखेंगे। चलिए, तो एकोमोडेशन, और एकोमोडेशन ना एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसमें सिर्फ घर ही नहीं आता, एकोमोडेशन में हाउस आ जाता है, होटल आ जाता है, गेस्ट रूम आ जाता है, कैंप आ जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आइए एकोमोडेशन की ध्यान से सीखते हैं। दो बातें। पहली बात, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो क्या होगा? और गवर्नमेंट में भी केवल सेंट्रल एंड स्टेट, यही दो हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए बड़ी बल्ले बल्ले है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए गवर्नमेंट ने खुद एक वैल्यू बता के रखी है, एक लाइसेंस फीस बता के रखी है, और उतनी ही वो टैक्सेबल करते हैं। क्या लिखा है? वैल्यू और लाइसेंस फीस एज पर गवर्नमेंट रूल इज टैक्सेबल। और ये वैल्यू ना, मतलब ये ऐसा नहीं कि हम वैल्यू आपको याद कराएंगे, ये वैल्यू पढ़ाएंगे, ये वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह के हिसाब से, अलग अलग सिटी के हिसाब से, अलग अलग एरिया के हिसाब से अपने आप वैल्यूज बताई, उसकी एक बुकलेट है, उसके हिसाब से वैल्यू देखते हैं। आपके लिए बड़ा आसान इसलिए है कि कभी भी अगर इस पे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्वेश्चन के अंदर वो वैल्यू देगा कि सर लाइसेंस फीस एज पर गवर्नमेंट रूल्स इज 12,000 रुपीज। तो अमाउंट कितना टैक्सेबल होगा? 12,000 रुपए। वैसे तो आपको सच बताऊं, ये लाइसेंस फीस बहुत ही कम प्रिस्क्राइब करके रखती है। ये चाहते हैं कि सारा पैसा हम जो चूस ले, सारा टैक्स वो नॉन गवर्नमेंट वाले से चूस ले। तो इनके लिए तो बड़ी कम ही प्रिस्क्राइब्ड है, बहुत कम, सिर्फ दिखावा कह लीजिए आप इसको। तो आपके लिए लेकिन इजी है। क्यों इजी है? क्वेश्चन आएगा, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन में जितनी लाइसेंस फीस प्रिस्क्राइब्ड है उतना आप टैक्सेबल कर दो। मान लो कहता है लाइसेंस फीस है सर 1,000 रुपए पूरे साल की, तो कितना टैक्सेबल होगा? 1,000। 1,000 रुपए महीने की बोल दे तो इंटू 12, 500 रुपए महीना इंटू 12, 6,000।
समझ पा रहे हैं बात को? फिर से एक बार पढ़ते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो करने क्या वाले हैं, वैल्यू टैक्सेबल करेंगे जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करी, वैल्यू भी बोल सकते हो या लाइसेंस फीस भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है, मैंने दोनों चीजें इसीलिए लिख दी। लेकिन सर जो लोग नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनका क्या, उनके हाथ में कितना टैक्सेबल करोगे? तो भैया उनके हाथ में टैक्सेबल करने के लिए हम ये चेक करेंगे कि जो एकोमोडेशन है वो एम्प्लॉयर की खुद की है कि एम्प्लॉयर ने किराए पे ले रखी है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को तो रेंट फ्री दे रखी है, बट वो एम्प्लॉयर की या तो ओन्ड होगी या रेंटेड होगी, दो में से कोई एक चीज होगी। अगर एम्प्लॉयर की रेंटेड है वो एकोमोडेशन, अगर रेंटेड है तो हम एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल करेंगे सैलरी का 10%, 10% ऑफ सैलरी, या रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, मैंने एम्प्लॉय नहीं बोला, 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, विच एवर इज लोअर विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल क्या होगा सर, मैं पढ़ाता हूं आपको, क्या लिखा है सर, 10% ऑफ सैलरी या रेंट पेबल बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। ये कब होगा, टैक्सेबल वैल्यू वेयर एकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज। टैक्सेबल वैल्यू कब बता रहे हैं, जब एकोमोडेशन किस पे ले रखी है बेटा, लीज पे ले रखी है, या जिसको रेंट भी बोल सकते हो। किसने ले रखी है रेंट पे या लीज पे, एम्प्लॉयर। ये सैलरी का 10% करना है, रेंट का 10% नहीं करना है। यानी मान लो अगर इंप्लॉय की सैलरी आती है 2 लाख रुपए, तो हम क्या करेंगे, हम 2 लाख का 10% करेंगे यानी 20,000, या जितना रेंट पूरे साल का एम्प्लॉयर ने पे किया, मान लो पूरे साल का जो रेंट पे किया एम्प्लॉयर ने वो 50,000 है, दोनों में जो कम होगा वो हम टैक्सेबल करेंगे, यानी कितना, 20,000। यहां पे भी मैंने यही लिखा है, देखते जाना इधर स्क्रीन की तरफ, यहां पे भी एग्जैक्टली यही लिखा है और यहां पे भी यही लिखा है, दिख रहा है आपको, तीनों जगह एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किया था, क्योंकि है ही यही। दैट मीन्स अगर एकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने किराए पे ले रखी है तो भले ही उसकी कितनी भी पॉपुलेशन हो सिटी की, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लेते हैं 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस। लेकिन अगर एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, अगर एम्प्लॉयर की खुद की एकोमोडेशन है, तो हम ये चेक करते हैं कि जिस सिटी में एकोमोडेशन प्रोवाइड करी गई उस सिटी की एज पर 2011 सेंसस, 2011 सेंसस समझते हैं, जनगणना, हर 10 साल में एक बार होती है जनगणना, एज पर 2011, अभी उसके आगे का प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, एज पर 2011 सेंसस कितनी पॉपुलेशन थी उस सिटी की, उस जगह की, उस जगह समझ गए, मान लो कानपुर प्रोवाइड हुई तो कानपुर की कितनी पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन ऑफ सिटी एज पर 2011 सेंसस, जहां पे किस सिटी की बात करें, वेयर एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, जहां पे एकोमोडेशन प्रोवाइड हुई, अगर वहां की पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है, कितनी जनसंख्या उस शहर की, 40 लाख से ज्यादा, तो हम कितना टैक्सेबल करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू वेयर द एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ऐसे में कितना टैक्सेबल करेंगे सर, 10% ऑफ सैलरी। कितना टैक्सेबल करेंगे सर, 10%। और अगर उसकी पॉपुलेशन सर 40 लाख से कम है तो फिर सर 15 लाख से ज्यादा है लेकिन 40 लाख तक है, ऐसे बोल सकते हैं इसको, एक्सीडिंग 15 लाख बट अप टू 40 लाख, क्योंकि 40 लाख से ज्यादा होगी तो ऊपर पहुंच जाएगी, और 15 लाख से ज्यादा और 40 लाख से ज्यादा नहीं, यानी 15 लाख से ज्यादा और 40 लाख तक, तो 7.5% केवल सैलरी का टैक्सेबल करेंगे। और अगर सर 15 लाख तक है पॉपुलेशन तो फिर कितना करेंगे, तो 5% टैक्सेबल करेंगे। आपको क्या लगता है कानपुर की पॉपुलेशन, तुक्का मारो, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूं, 40 लाख से ज्यादा लगती है, ज्यादा। देखिए इंडियंस ने कोई काम किया हो या ना किया हो, पूरे वर्ल्ड में हम लोग नंबर 1 है पॉपुलेशन, तो वैसे तो प्रैक्टिकली अब ज्यादातर जगह की आप पॉपुलेशन देखेंगे तो इससे ज्यादा ही आपको मिलने वाली। थ्योरेटिकली बात करें तो क्वेश्चन में पॉपुलेशन आपको देगा, उसके हिसाब से अपन काम करेंगे। कई बार हो सकता है पॉपुलेशन ना भी दे,
हो सकता है सिटी बता दे मुंबई, और वहां की पॉपुलेशन आपको दी नहीं। अब एक समझदार बच्चा क्या करके आए, 40 लाख से ज्यादा ही मान के आना। और कोई सिटी अगर ना सुनी आपने, मान लो मदुरई की पॉपुलेशन दे दे, मदुरई सुना? और किसी ने सुना? एक आधे बच्चे ने कह रहे हैं हाँ हाँ, बाकी नहीं, मैक्सिमम नहीं सुना। और क्या करके आएंगे? गूगल तो कर नहीं पाएंगे, फोन अलाउड होता नहीं एग्जाम में, तो फिर 40 लाख से ज्यादा ही करना और एग्जामिशन दे देना। नीचे एक नोट डाल देना कि वी हैव assumed that as per 2011 census the population of the given city, that is Madurai, is exceeding 40 lakh. That's why we have taken 10% of the salary as taxable perquisite in the hands of employee. एक assumption डाल दीजिएगा अपने शब्दों में, लेकिन आप 40 से ऊपर ही मान के आइएगा अगर पॉपुलेशन ना बताए तो। और बता दे तो फिर अपने मन से मान लो कह रहे मुंबई की पॉपुलेशन सर 10 लाख है केवल, तो वहां लड़ने मत लगना, ऐसे कैसे जाके देखो कभी, ऐसे नहीं लड़ने का, है ना? ओके, तो भैया बड़ा आसान तरीके से आपने सिखाया सर कि अगर पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल करेंगे, 15 से 40 के बीच में है तो 7.5% टैक्सेबल करेंगे, और 15 लाख तक की है तो 5% ऑफ सैलरी। सर ये आगे क्या लिखा है? आगे भी तो लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच एकोमोडेशन इज ऑक्युपाइड बाय द एम्प्लॉय। ये क्या मतलब है सर? इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच एकोमोडेशन इज ऑक्युपाइड बाय द एम्प्लॉय, मतलब जितने महीने एकोमोडेशन एम्प्लॉय के पास थी उतने महीने की ही सैलरी का 10, 7.5 या 5% ही करेंगे। मतलब अगर मान लो एम्प्लॉयर ने उसको एकोमोडेशन प्रोवाइड करी जनवरी में, और जनवरी फरवरी मार्च में ये वाला साल खत्म हो गया, भाई अप्रैल से मार्च में खत्म हो जाता है, तो इस वाले साल में 3 महीने तो आपके पास घर रहा, तो हम सैलरी पूरे साल की उठा करके 10% या 7.5% या 5% नहीं करेंगे। कितने महीने की सैलरी उठाएंगे? 3 महीने की, उसका फिर 10%, 7.5% या 5%। समझ पा रहे? जितने टाइम, और अगर आपके पास पूरे साल एकोमोडेशन होता तो पूरे साल की सैलरी, 12 महीने की जो सैलरी आई आपकी, उसका या तो 10% निकालेंगे या 7.5 या 5, या मैं क्यों बोल रहा हूं 10, 7.5, 5 कब, वो आप समझ पा रहे। तो मैं 10, 7.5, 5 बोलूंगा तो पॉपुलेशन दिमाग में चली जाएगी। 40 लाख से ज्यादा तो 10%, 15 लाख से 40 लाख 7.5%, 15 लाख तक 5%। एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया ऐसे ही, वहां पे भी एक सिटी दी हुई थी जो बच्चों ने नहीं सुनी हुई थी, और उसमें दिया था कि क्वेश्चन में कि एकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने किराए पे ले रखी है। कुछ बच्चे क्वेश्चन ही नहीं करके आए ये कह के कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहां पॉपुलेशन नहीं बताई। अगर एकोमोडेशन एम्प्लॉय, इसीलिए मैंने जान उसके पहले ये पढ़ाया, मैं बहुत सोच समझ के आपको पढ़ाता हूं कि आपके दिमाग में कैसे रिटेन रहेगा, क्योंकि सब में सेम है। अगर एम्प्लॉयर ने किराए पे ले रखी है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन आपको करना क्या? पॉपुलेशन का 10% ऑफ द सैलरी और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर व्हिच एवर इज लोअर। हमने वहां थोड़ी ना पढ़ाया 10, 7.5, 5, हमने तो ओन्ड वाले में पढ़ाया है। और ओन्ड में तभी मैंने जानबूझ के ये भी समझा दी कि ओन्ड दिया है और पॉपुलेशन अगर नहीं दी, मान लो 1% प्रोबेबिलिटी ले लेते, नहीं दी तो छोड़ मत आना, 40 लाख से ऊपर मानना और एजम्पशन दे देना। समझ पा रहे हैं? हर जगह आपने सैलरी का मतलब पढ़ा, यहां पे भी तो पढ़ना पड़ेगा कि 10% ऑफ सैलरी या 7.5% ऑफ सैलरी या 5% ऑफ सैलरी में सैलरी का क्या मतलब है। आपको पता है यहां पे सैलरी का मतलब सबसे बड़ा है। आज तक तो आपने देखा 3 चीजें ज्यादातर जगह पे जुड़ रही थी, कहीं कहीं 2 भी जुड़ रही थी, ऐसा नहीं कि हर जगह थी, लेकिन यहां सबसे बड़ा सैलरी का मतलब है। यहां पे सैलरी में हम बेसिक सैलरी जोड़ते हैं, डीए इफ वाला जोड़ते हैं, कमीशन जोड़ते हैं। आप देखिए कमीशन के साथ, लेकिन मैंने ब्रैकेट में कोई इफ वाली कंडीशन नहीं लगाई, मतलब कमीशन कोई भी हो, चाहे वो इफ वाला हो तो भी जुड़ेगा, इफ वाला नहीं होगा तो भी जुड़ेगा। प्लस और सुनिए, बोनस जोड़ते हैं अगर आपको मिला हो, प्लस कोई और फीस के नाम से मिला हो, मान लो वो आपको नॉन प्रैक्टिसिंग फीस दे रहा है या कुछ भी नाम से दे रहा है पैसा, वो भी जुड़ेगा। प्लस सारे टैक्सेबल अलाउंसेस जुड़ेंगे। टैक्सेबल अलाउंसेस समझ रहे हैं? जैसे आपने अलाउंसेस पढ़े थे, आज क्या पढ़ने हैं? परक्यूजिट्स। मान लो आपको मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, उसमें आपने पढ़ा था इट इज एग्जेम्प्ट अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, याद है आपको? तो कह रहे हैं सर जो टैक्सेबल पार्ट है वो जुड़ेगा। मान लो आपको मिला ₹1000 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और लेट से ₹200 एग्जेम्प्ट हो गया, मैंने कुछ निकाला नहीं, ऐसे बता रहा हूं, तो टैक्सेबल कितना हुआ? 800। 800 जुड़ेगा टैक्सेबल पार्ट सारे अलाउंसेस के, एग्जेम्प्ट हटाने के बाद जो टैक्सेबल पार्ट है। तो क्या क्या जुड़ता है सर? बेसिक सैलरी जुड़ती है,
डीए इफ वाला जुड़ता है, कमीशन कोई भी हो, बोनस, फीस, सारे टैक्सेबल अलाउंसेस। सर परक्यूजर्स भी जुड़ती हैं क्या यहाँ पे? क्या यहाँ पे परक्यूजर जुड़ती? नहीं बेटा, कोई परक्यूजर की वैल्यू नहीं जोड़ रहे, उसी की वैल्यू तो निकालने बैठे, परक्यूजर्स नहीं जोड़ रहे। तो ये सब जो अब आ जाएगा, ये सैलरी आ जाएगी, इसका मे बी 10%, मे बी 7.5%, मे बी 5%, एज द केस मे बी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट अगर आपके दिमाग में आता हो? हाँ हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। लीज वाले कॉलम में भी सैलरी आपको उसी टाइम पीरियड की लेनी है जितने टाइम पीरियड के लिए आपके पास एकोमोडेशन प्रोवाइडेड थी। अगर एक ही महीने उसने आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करके रख दी है, बाकी इंप्लॉय जो है वो कहीं और सोता था, सड़क पे सोता था, तो एक ही महीने की सैलरी का हम 10%। ठीक, और कोई डाउट? ऐसा कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछिए, अच्छी बात है। हाँ जी, बताइए, और कोई डाउट है किसी को? नहीं, पक्का? ओके सर, ये बात तो समझ में आ गई है। अब ये बताओ सर कि अगर फर्निश्ड एकोमोडेशन होगी तो कैसे होगा? एक बार मैं आपको अनफर्निश्ड पढ़ा दी, फर्निश्ड पढ़ा दूं और एक और पढ़ा दूं, फिर तीनों के क्वेश्चन साथ में कराऊंगा। अनफर्निश्ड के भी, फर्निश्ड के भी और कंसेशनल वाले के भी समझाता हूं। अनफर्निश्ड का मतलब आप समझते हैं? फर्निश्ड अकोमोडेशन में क्या होगा? विथ फर्नीचर। पता है, जो रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू होगी और जो रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू होगी, दोनों में किसकी ज्यादा होगी? फर्निश्ड की। पता है, रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू दो स्टेप में निकलती है। पहली स्टेप में आप क्या करो, आप मान लो थोड़ी देर कि अगर ये घर अनफर्निश्ड होता तो इसकी क्या वैल्यू होती, वो आपको निकालनी आ गई। रेंट फ्री अनफर्निश्ड मान के थोड़ी देर उसकी वैल्यू हमें आती, और फिर उसमें फर्नीचर की वैल्यू जोड़ दो जितनी मैं बताऊं। फर्नीचर की वैल्यू जोड़ दो, जो भी मैं बताऊंगा कितनी जोड़ दो। जब ये जैसे ही जोड़ दोगे, वैसे ही किसकी वैल्यू आ जाएगी? रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। पढ़ के देखते हैं पहले इतना, रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। देयर आर टू स्टेप्स फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस। कौन सी दो स्टेप सर? पहली, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ हाउस एज इफ इट इज अनफर्निश्ड। कह रहा सर अगर अनफर्निश्ड होता तो इसकी वैल्यू कितनी होती, वो निकाल लो। कौन से केस की बात कर रहे हैं हम? गवर्नमेंट इंप्लॉय की कि नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय की? दोनों की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट इंप्लॉय हो तो भी अनफर्निश्ड में वैल्यू निकालनी आपको आती है, लाइसेंस फीस वो उठा लो। और नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो भी वो टेबल बनी है, जो भी अनफर्निश्ड की वैल्यू होती है वो उठा लो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट, निकालनी आती है। दोनों की बात कर रहे हैं। फिर क्या करो सर? फर्नीचर की वैल्यू जोड़ दो। कितनी जोड़ दें सर फर्नीचर की वैल्यू स्टेप 2 में? या तो फर्नीचर इंप्लॉयर का खुद का होगा या फर्नीचर इंप्लॉयर ने किराए पे लेकर के दिया होगा। अगर फर्नीचर इंप्लॉयर का खुद का है तो आप जोड़ दीजिए 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। कितना जोड़ दीजिए? 10% पर एनम। पर एनम का मतलब, अगर फर्नीचर पूरे साल यूज करने के लिए दिया और फर्नीचर की कॉस्ट थी 1 लाख, तो 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए जोड़ दीजिए। अगर लेकिन 6 महीने यूज करने के लिए दिया है तो 1 लाख का 10%, 10,000 ना जोड़िए, 10% तो पर एनम है। अगर 6 महीने यूज करने के लिए दिया गया है तो इंटू 6/12, यानी 5,000 जोड़ेंगे। 10% पर एनम का मतलब ये होता है जितने महीने उसने आपको यूज करने के लिए दिया हो। और एक बात और है, लॉ मेकर ने कह रखा है सर हम ओरिजिनल कॉस्ट का 10% निकालेंगे। मान लो इंप्लॉयर ने एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया था आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए का, वो आपको यूज करने के लिए दिया है, जिसकी आज की डेप्रिशिएटेड वैल्यू मान लो केवल 20,000 बची है। डेप्रिशिएशन लगता है ना, डेप्रिशिएशन लग लग के अब उसकी वैल्यू 20,000 है। खरीदा था 1 लाख रुपए का आज से 10 साल पहले। हम 20,000 का 10% जोड़ेंगे कि 1 लाख का 10%? 1 लाख का। लॉ में लिखा है ओरिजिनल कॉस्ट का, नॉट डेप्रिशिएटेड वैल्यू या बुक वैल्यू, ऐसा नहीं लिखा लॉ में। ओरिजिनल कॉस्ट का 10%। और पर एनम का मतलब ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन में 4 ही महीने यूज करने के लिए हो तो इंटू 4/12 भी करना मत भूलना। और अगर फर्नीचर भी इंप्लॉयर ने किराए पे लेकर के आपको दिया है, फर्नीचर समझ रहे ना, एसी, टीवी, फ्रिज, ये सब किराए पे लेकर के दिया है, तो जितना किराया उसने पे किया है
वो जोड़ देंगे। खुद का है तो 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, और अगर हायर पे है एम्प्लॉयर के तो जितना हायर चार्जेस यानी रेंट एम्प्लॉयर ने पे किया है हम जोड़ देंगे। जैसे ही दोनों को जोड़ देंगे वैसे ही वैल्यू आ जाएगी काहे की, रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक कोई डाउट अगर आपके दिमाग में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक की पिक्चर? अभी क्वेश्चन करेंगे, पहले दिमाग में प्रोविजन बैठा लें। अब इसमें एक और केस आता है, जैसे अभी आपने पहला भी पढ़ा रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, दूसरा भी पढ़ा रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। लेकिन हो सकता है एम्प्लॉयर ने आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करी हो लेकिन रेंट फ्री प्रोवाइड ना कर रखी हो, बदले में वो आपसे रेंट ले रहा हो, लेकिन हो सकता है कम ले रहा हो। मार्केट में रेंट चल रहा हो 10 15 20 हजार, वो कह रहा है ठीक है आप ले लीजिए सर, आप 500 रुपए महीना हमको रेंट दे दिया करिए। ऐसी एकोमोडेशन को हम रेंट फ्री तो नहीं बोल सकते, ऐसी एकोमोडेशन को हम बोलते हैं एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एट कंसेशनल रेंट। कौन सा रेंट? इसका बड़ा सिंपल सा काम है, इसका काम केवल 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? 2। पहली स्टेप में आप क्या करो, आप थोड़ी देर भूल जाओ कि वो रेंट आपसे ले रहा है। आप मान लो कि अगर वो रेंट फ्री होता तो उसकी वैल्यू कितनी होती वो निकाल लो, रेंट फ्री मान के निकाल लो। कौन सी वाली के, अनफर्निश्ड की फर्निश्ड? जो है वो, अगर अनफर्निश्ड है तो अनफर्निश्ड निकाल लो, फर्निश्ड है तो फर्निश्ड भी आपको निकालनी आती। तो अगर थोड़ी देर कंसेशनल को किनारे रख के हम मान ले कि रेंट फ्री है तो कितनी वैल्यू आती वो निकाल लें, और उसमें से माइनस कर दें जितना रेंट एम्प्लॉय से चार्ज कर रहा है एम्प्लॉयर। मान लो हमने जब रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू निकाली तो वो वैल्यू आई 20,000 रुपए। रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू निकाली तो वो 20,000 आई, और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से पूरे साल में 5,000 रुपए चार्ज किया। भैया 5,000 तो उसने चार्ज कर लिया तो उसका 20,000 का तो फायदा हुआ नहीं, एम्प्लॉय का कितना फायदा हुआ? 15,000 तो 15,000 टैक्सेबल करेंगे, 20,000 माइनस 5,000। एज सिंपल एज दैट, पढ़ के देखिए। एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेंट, देयर आर 2 स्टेप्स फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेंट। पहली स्टेप में फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन एज इफ इट इज रेंट फ्री। मैंने जानबूझ के रेंट फ्री तक वर्ड यूज किया है, मैंने ना आगे अनफर्निश्ड एकोमोडेशन लिखी है ना फर्निश्ड। क्यों नहीं लिखी है? जो हो वो निकाल लो, अगर अनफर्निश्ड है तो आपको ऊपर निकालना आता है, फर्निश्ड है तो फर्निश्ड वाली निकाल लो, रेंट फ्री मान के जैसे सिखाया वैसे निकाल लो। फिर स्टेप 2 में क्या कर दो सर, कुछ नहीं बेटा, बस अमाउंट रिकवर्ड और चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय अगर कोई है तो वो माइनस कर दो। जैसे ही आप माइनस कर दो कि आपकी चमत्कारी फिगर यानी वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेंट निकल करके आ जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए मैं क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ, फिर ये नोट पढ़ेंगे वक्त आने पे, लेकिन पहले एक क्वेश्चन करते हैं, मेरे साथ करिएगा ठीक है, साथ साथ पढ़ेंगे, तेजी में ना भागिएगा। पढ़ें क्वेश्चन को, पढ़िएगा। मिस्टर सी इज ए फाइनेंस मैनेजर इन एबीसी लिमिटेड। ठीक है जी, जॉब करते हैं, फाइनेंस मैनेजर, अच्छी बात है। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम विथ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन इन मुंबई। कह रहे सर कंपनी ने इनको रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन देके रखी है मुंबई में। ओके जी, ही गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ये कुछ डिटेल अपने बारे में बता रहे हैं। कह रहे सर मेरी बेसिक सैलरी है 8,500 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस है 2,000 पर मंथ, और ब्रैकेट में लिखा है जिसका 30% जो है वो किसके लिए है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, बोनस है सर 1,500 पर मंथ। यहां तक तो बात समझ में आ रही। आगे क्या बोल रहे, इवन दो द कंपनी अलॉटेड द हाउस टू हिम ऑन 1st April 2024, he occupied the same only from 1st November 2024। आगे भी पढ़ लेते, फिर ये इवन दो में दोबारा आएंगे। कैलकुलेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। ये तो समझ में आ गया, टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है कि इंप्लॉय के हाथ में कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। बट सर ये लाइन क्या बोल रही है, इवन दो, क्या दें सर इसको? देखो सुनिए, एक बहुत सिंपल सी बात, आपका दिमाग क्या कहता है समझना चाहता हूं मैं। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय काम करता है, मान लो आप ही काम करते, आपकी जॉब लग गई मुंबई में, आप काम करते हो। एम्प्लॉयर ने कहा सर आपकी जो पोस्ट है अच्छी पोस्ट है सर, हम इस पे एक घर आपके नाम अलॉट कर रहे हैं, आप वहां रहिए। आपने कहा नहीं नहीं मेरे पास मुंबई में खुद का घर है, वहां रहेंगे, हमें नहीं चाहिए। यस और नो हो सकता है, यस और नो हो सकता है। आपने नहीं लिया, बहुत से लोग होते हैं खुद गर्ज होते हैं,
कि नहीं यार ठीक है, अपने पास घर है, काहे के लिए अपना घर छोड़ करके दूसरे में जाए, भले ही वो बंगला दे रहा हो, लेकिन हमारी झोपड़पट्टी हमारे लिए बंगला है, हमारा खुद का है, आपने नहीं लिया। क्या तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके हाथ में वो वैल्यू टैक्सेबल करेगा? नहीं भाई, जब हमने कोई बेनिफिट ही यूटिलाइज नहीं किया तो काहे की वैल्यू? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा केस, मान लो एम्प्लॉयर ने आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी फ्रॉम 1 अप्रैल कि सर आप रह सकते हैं। आपने कहा नहीं अभी नहीं रहेंगे, हम नवंबर से रहेंगे, अभी नहीं रहेंगे। आप रहे 1 नवंबर से। अब क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अप्रैल से मार्च पूरा 12 महीने आपके हाथ में टैक्सेबल करेगा बेनिफिट? नवंबर से ही तो टैक्सेबल करेगा, जब से हम रहे भाई, इससे पहले हम रहे नहीं, वो अलॉट करके बैठा था, हम क्या करते, हम थोड़ा रहे थे। अगर हम पूरे साल नहीं रहते तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। नवंबर से रहे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? 5 महीने का टैक्सेबल होगा, बात खत्म। समझ में आया? अब ये लाइन दोबारा पढ़ो, इवन दो का मतलब समझते हैं, भले ही कंपनी अलॉटेड द हाउस टू हिम ऑन 1 अप्रैल 2024, भले ही कंपनी ने तो अलॉट कर दिया था 1 अप्रैल 24 को, ही ऑक्युपाइड द सेम, वो रहने कब से पहुंचा, ओनली फ्रॉम 1 नवंबर 2024। और निकालना है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, और हम सभी समझते हैं असेसमेंट ईयर 25-26 का मतलब होता है प्रीवियस ईयर 24-25, और 24-25 वैसे तो शुरू हो जाता है 1 अप्रैल 24 को, लेकिन सर हमारे पास घर ही मिला हमको, मतलब हमने जब रहना शुरू किया 1 नवंबर 24, तो हमारे लिए जो टैक्सेबल होगा वो 1 नवंबर 24 से लेके 31 मार्च 2025, यानी बच्चे कहते हैं कि सर 5 महीने होते हैं। ठीक है, अब मैं निकलवाऊंगा, लेकिन मैं जो जो पूछूं आप बताते जाइएगा। पहला क्वेश्चन मेरा, ये रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है कि रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन है कि अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेंट है? पर सब साफ साफ लिखा है सर, उसमें कोई टेंशन ही नहीं सर, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन मेरा, पहले क्वेश्चन सुन लो, उसके आंसर देना, फिर उसके बाद चलेंगे। ये मिस्टर सी गवर्नमेंट इंप्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है? कहां लिखा है? एबीसी लिमिटेड का गवर्नमेंट होते तो बताता ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है। तीसरा क्वेश्चन, ये जो एकोमोडेशन है ये ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है कि टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर है? एम्प्लॉयर की खुद की है कि एम्प्लॉयर ने भी किराए पे ले रखी है? आराम से पढ़ के बताओ। अगर एम्प्लॉयर ने किराए पे ली होती तो इसमें बताता कि एम्प्लॉयर ने कितना किराया पे किया। कुछ बताया तो है नहीं कि एम्प्लॉयर ने कितना किराया पे किया, तो हम क्या माने, ओन्ड है। समझ में आ रही है आपको बात? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, डायरेक्ट आंसर ले जाना तो बड़ा आसान काम है, आपको स्टेप वाइज तैयार कर रहा हूं कि एग्जाम में जब आप बैठे हो तो आपका एनालिटिकल स्किल्स चले, दिमाग चले कि भैया कहां कहां से क्वेश्चन करने बताया था। अच्छा पहले ये देख लो रेंट फ्री है, अनफर्निश्ड है कि फर्निश्ड है कि कंसेशनल है, ये देख लो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये देख लो कि रेंट पे एम्प्लॉयर ने ले रखी है कि उसकी खुद की है। तो रेंट पे लेगा तो रेंट दिया होता, रेंट तो दिया नहीं तो खुद की है। खुद की है तो पॉपुलेशन चाहिए, पॉपुलेशन बताइए पूरे में, कहीं नहीं बताई, लेकिन मुंबई है तो हम क्या मानेंगे, 40 लाख। और वैसे भी मैंने आपको हिंट दे के रखी है कि भैया आपसे थोड़ी ना मैं कहूंगा कि आप 2011 की जनसंख्या जनगणना निकाल करके बैठ के सारी पॉपुलेशन याद कर लो, नहीं, आप 40 लाख से ऊपर ही मानने वाले। और 40 लाख से ऊपर वाले में मैंने आपको पढ़ाया है कितना, 10% ऑफ सैलरी। अच्छा सैलरी का मतलब क्या बताया है? बेसिक सैलरी, रुकते जाना एक एक करके बोलना, मेरे को भूल जाता हूँ। बेसिक सैलरी यानी 8500, तो ये हो गया पर मंथ है, 5 महीने की लेंगे, 5 महीने की काहे, 5 महीनों को, ठीक है, अभी करेंगे मल्टीप्लाई, तो सब लोग मिलकर अरे कर लेंगे मल्टीप्लाई, रुक जाओ मोहतरमा, आगे पहले बेसिक सैलरी के अलावा और क्या बताया? डीए कौन सा वाला बताया? इफ वाला। डीए जो दिया है ये 2000 गया है, लेकिन इफ वाला केवल 30% है, तो 2000 पर मंथ इंटू 30% इंटू 5 महीने, प्लस और क्या बताया मैंने आपको? कमीशन, कोई भी वाला कमीशन, लेकिन क्वेश्चन में है ही नहीं, प्लस और क्या बताया? बोनस, बोनस है क्वेश्चन में सर 1500 रुपए, तो बोनस 1500 इंटू 5। और क्या बताया? फीस, फीस है नहीं सर। बाकी और क्या बताया? टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेस, कोई अलाउंस दिया नहीं है। तो सर अब आप करिए, अब आप जो मल्टीप्लाई करने में चल रहे थे करके बताओ टोटल। 8500 इंटू 5, 42,500, 2000 इंटू 30% इंटू 5, 3000, और ये 7500 हो जाएगा। टोटल आप बताएंगे 53,000।
और ऐसे में जब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता है तो या तो 10% ऑफ सैलरी लेते हैं या 7.5% ऑफ सैलरी या 5% ऑफ सैलरी डिपेंडिंग अपॉन पॉपुलेशन। यहां पे कितनी लेने वाले? 10%। तो इनटू 10%, मुबारक को आंसर आ गया 5300 रुपीज टैक्सेबल होंगे इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर। ये टैक्स है कि ये इनकम है? टैक्स नहीं निकल रहा है, ये इनकम निकल रही है अंडर दी एड सैलरी। टैक्स तो बाद में निकलेगा, सब अभी इनकम निकालना सिखा रहे हैं। इनकम टैक्सेबल अंडर दी एड। जब मैं कह रहा हूं टैक्सेबल कितना होगा, टैक्सेबल कितना होगा मतलब टैक्स कितना बनेगा, ये मतलब नहीं होता। टैक्सेबल मतलब इनकम की बात करते हैं। क्या निकल रहा है इस पूरे चैप्टर में जितना भी निकालना सीख रहे हैं, ये सब क्या निकालना सीख रहे हैं? इनकम। फिर इस पे टैक्स कैसे निकलता है वो तो सीखेंगे। और 5300 टैक्स नहीं पे करना है। 5300 क्या है उसकी, जैसे 8500 ये इनकम है जो बेसिक सैलरी के तौर पे पर मंथ टैक्सेबल होगी। हर महीने 8500 का टैक्स थोड़ी ना देगा वो जा जाकर के। 8500 एम्प्लॉयर से मिला निर्मला जीएलई से, 2000 डीए मिला निर्मला जीएलई से, तो खुद भंडारे में थोड़ी ना खाना खाएगा बैठ के। समझ पा रहे हो भाई बात? चलो अब आंसर समझा दे कैसे लिखना है एग्जाम में। एग्जाम में कैसे लिखोगे आओ देखो। जब मैं ये समझा दूं ना तो आप फिर घर पे ना एक दो बार अपने हाथों से भी लिख के देखना। जब आप अपने हाथों से लिखोगे कॉपी में तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे लिखना है। अटकोगे तो देख पाओगे कम से कम, और डायरेक्टली अगर पहली बार एग्जाम में लिखने की सोचोगे तो नहीं होगा। देखते हैं क्या, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, यही निकालना था। 10% ऑफ दी सैलरी लेनी थी फॉर दी रेलिवेंट पीरियड, यानी 10% लिया है किसका? देखो 8500 इंटू 5, समझ में आ रहा है कैसे किया है? 5 क्यों लिया है अब समझ पा रहे? 5 महीने। 2000 इंटू 30% इंटू 5, 1500 इंटू 5 यानी 10%, 53,000 का 5300 आंसर आ गया। लेकिन नोट में बताया, क्या बताया ध्यान से देखना मेरी तरफ। सिंस मिस्टर सी occupies the house only from 1st November 2024, we have to include the salary due to him only in respect of months during which he has occupied the accommodation. Hence, salary for 5 months, that is from 1st November to 31st March, will be, और चाहो तो आप, मैंने लिखा नहीं लेकिन आप लिखा ना एक और नोट, क्या? We have assumed that population of Mumbai as per 2011 census is more than 40 lakh। ये आप एक और लिखा, समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन बहुत सारे मेरे पास, अगले पे चलें। ये क्लियर है? हाँ पूछिए। अच्छा अच्छा, मैं इनका डाउट पहले रिपीट करता हूँ फिर आपका जो डाउट है उसको क्लियर करता हूँ। यानी सर जैसे हम लोग ने इस क्वेश्चन में भी देखा कि जैसे यहाँ पे डीए निकाला है ना, तो और बाकी जगह पे भी जैसे हम लोग नहीं ले रहे थे, जैसे लीव सैलरी में भी डीए इफ वाला या ग्रेचुटी में भी ले रहे थे, बहुत जगह पे ले रहे थे सर। तो ऐसा नहीं सर, उसका एक ही, उसको तो एक बार डीए मिला, वो डीए बार बार टैक्सेबल हो रहा है। ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे हम जो निकाल रहे हैं ये नहीं निकाल रहे हैं कि डीए कितना टैक्सेबल होगा, हम ये निकाल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कितनी टैक्सेबल होगी। डीए तो अपने आप में पूरा 2000 जो मिल रहा है पर मंथ इंटू 12 महीने अगर मिला तो वो तो 24,000 टैक्सेबल होगा ही होगा, जो एक क्वेश्चन कराया था जिसमें ग्रॉस सैलरी हमने निकलवाना सिखाया था। बट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट हम ये डीए कंसीडर कर रहे हैं, हम डीए टैक्सेबल नहीं कर रहे। जैसे ग्रेचुटी में या लीव सैलरी में हम बेसिक सैलरी ले रहे थे प्लस डीए इफ वाला प्लस कमीशन इफ वाला, बट हम डीए थोड़ी ना टैक्सेबल कर रहे हैं। हम तो ये निकाल रहे थे कि लीव सैलरी कितनी एग्जेम्प्ट होगी और कितनी टैक्सेबल होगी। तो लीव सैलरी को निकालने का तरीका बताया था कि उसके तरीके में आप ये पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? उसमें ये नहीं कि हमने कमीशन उसमें टैक्सेबल कर दिया, नहीं, हमने तो लीव सैलरी निकाली। बेसिक सैलरी तो अपने आप अलग से टैक्सेबल होती है पूरी, डीए अपने आप पूरा अलग से टैक्सेबल होता ही है, बोनस पूरा अलग से टैक्सेबल होता है, कमीशन पूरा अलग से टैक्सेबल होता है, फीस अलग से टैक्सेबल होती है, टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेस तो टैक्सेबल होता ही है। बट यहां पे हम जो उनको जोड़ रहे हैं उसका सिर्फ एक मोटिव है कि हम ये निकाल पाए कि कितनी वैल्यू है टैक्सेबल परक्यूजिट की। इनका ये मोटिव नहीं कि डीए कितना टैक्सेबल होगा, ये नहीं निकाल रहे हैं। समझ पा रही हैं बात को? डीए तो 2000 मिल रहा है तो 2000 पूरा टैक्सेबल होता है। वो तो आपको जब लास्ट टाइम पे याद हो अलाउंसेस शुरू करे थे, लास्ट टाइम पे कल ही अलाउंसेस जो शुरू करे थे उसमें जो पहला जो चार्ट बनाया था उसमें जो पहला चार्ट था कि फुली टैक्सेबल अलाउंसेस अंडर बोथ रिजीम, तो उसमें डियरनेस अलाउंस लिखा था। तो डीए तो अपने आप में पूरा टैक्सेबल होता ही होता है।
हम तो परक्यूजेट की वैल्यू निकाल रहे हैं, समझ पा रही है मेरी बात को? हम ये नहीं कह रहे कि ये 3000 टैक्सेबल कर देंगे, नहीं, हमारा मतलब ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं ये जो वैल्यू निकली परक्यूजेट की, ये 5300 टैक्सेबल। गया दिमाग के अंदर की नहीं? हाँ, वो तो हम ऐड करेंगे जब हम पूरी ग्रॉस सैलरी निकालेंगे। कोई हमसे कहता कि सर पूरी ग्रॉस सैलरी निकाल के तो कितनी टैक्सेबल होगी, तो हम कहते हैं बेसिक सैलरी 8500 इंटू 12, नॉट इंटू 5, क्योंकि सैलरी तो पूरे 12 महीने मिली है। डीए 2000 इंटू 12, बोनस 1500 इंटू 12, एंड वैल्यू ऑफ परक्यूजेट 5300, और कुछ मान लेते मिला नहीं है, इसका टोटल करते वो आती है उसकी ग्रॉस सैलरी जो टैक्सेबल होती है। लेकिन अभी तो इस क्वेश्चन में क्या सीख रहे हैं, केवल एक चीज निकालना सीख रहे हैं, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्यूजेट ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। समझ पा रही हैं बात को? क्लियर हो गया? चले आगे। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, प्लीज सॉल्यूशन मत देखिएगा। यूजिंग द डेटा गिवन इन द प्रीवियस एग्जांपल, कह रहा सर अभी अभी जो आपने एग्जांपल किया जिसमें आपने 5300 आंसर निकाला है, उसी डेटा को यूज करके ये बताइएगा, क्या बताने वाले हैं, कंप्यूट करिएगा द वैल्यू ऑफ परक्यूजेट इफ मिस्टर सी is required to pay a rent of 1000 per month to the company for the use of this accommodation। ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया इसमें तो रेंट फ्री था, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कोई भी किराया नहीं ले रहा था। तो हमने निकाला कि साहब हमारा 5300 रुपीज जो है वो एम्प्लॉय के हाथ में, इस घर की वैल्यू टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर एम्प्लॉयर 1000 रुपए पर मंथ किराया ले रहा होता, यानी 5 महीने का 5000 रुपए, तो एम्प्लॉय के हाथ में कितना टैक्सेबल होता, यानी कंसेशनल रेंट वाली। उसमें क्या बताया कि पहले रेंट फ्री की वैल्यू निकाल लो, वो निकाल के बैठे 5300, उसमें से माइनस कर दो अमाउंट रिकवर्ड और पेड, अमाउंट पेड और रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, वो कितना है 5000, 5300 माइनस 5300 टैक्सेबल होगा। आंसर आ गया, वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन 5300, रेंट पेड 5000, तो टैक्सेबल 300। समझ पा रहे हैं आप बात को? क्या हुआ हमको बताओ? पूछो पूछो पूछ लो, हमसे पूछ लो। अरे छोटी छोटी बात भी पूछ लो, हम बता देंगे, पूछो तो। वो नहीं हम बता पाएंगे बगल वाले, इसलिए हम कह रहे हैं हमसे पूछ लो, ये सब पढ़ने आए बेटा। हाँ बताओ। मिल गया आपको सही से? ठीक है, ओके, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं मिल रहा था। अच्छा, अब मेरा एक और क्वेश्चन इसी में है। आप लोग आगे भाग गए होंगे ना, आगे मत भागना, मेरे साथ चलना, आगे गड्ढा है। रुक जाओ भी, मेरे साथ चलो बेटा, अंधेरा है, सड़क पे गड्ढे हैं, उंगली मत छोड़ना, ठीक है? इसी क्वेश्चन में अगर मान लो मैंने 1000 रुपए पर मंथ ना दिया होता, ये फिगर जो लिखी ना 1000, आप मत काटना पीटना, आप सिर्फ देखना, उसकी जगह मैंने 2000 पर मंथ दिया होता, तो क्या होता? ये वैल्यू तो 5300 ही रहती, लेकिन ये वैल्यू 2000 इंटू 5 यानी 10,000 हो जाती, कि उसने हमसे रिकवर कर लिया 10,000 रुपए। अब टैक्सेबल कितना होता? विजय विजिलेंस कहां पढ़ाया मैंने कहीं? भाई या तो हम माइनस करते 5300, जैसे आपने 5300 में 5000 माइनस किया 300 आया, फिर 5300 में अगर 10,000 माइनस करेंगे तो कुछ फिगर आएगी माइनस की, जीरो टैक्सेबल होगा, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। क्योंकि अगर रेंट फ्री होता तो 5300 रुपए टैक्सेबल होता, 10,000 उसने रिकवर कर लिए, तो तुमको कहां कंसेशनल रेंट मिले? कंसेशनल है ही नहीं, ये कहां का कंसेशन हुआ? नहीं समझे? मान लो कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ कि आप कहीं कोई सामान खरीदने गए अपनी जान पहचान की दुकान में, है ना, दूर का कोई रिश्तेदार आपका लगता है, तो वो कई बार ना आपको और महंगाई टिका देता है। आप कैलकुलेटर खरीदने गए, अरे बेटा ये क्या बेटा, अरे ये तो 500 का, बेटा तुम 300 देना। अब आपके भी दिमाग में आ रहा होता है बिल का तो 150 का ही है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं, आप कहते हैं हाँ ठीक है अंकल थैंक यू, अगली बार नहीं आएंगे आपके यहाँ। तो ये कंसेशन हुआ ही कहाँ? ये तो आप सिर्फ, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो नेगेटिव फिगर नहीं लिखनी कभी, अगर ऐसा आता है तो हम कहेंगे टैक्सेबल वैल्यू जीरो हो। ठीक है, ओके, तो इसको डिलीट कर देते हैं, बैक टू नॉर्मल कर देते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूजिंग द डेटा गिवन इन द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा हुआ बेटा? इसी एग्जाम्पल में जो ये किया था 5300 वाला, है ना, समझ गए आप?
using the data given in the very first example, compute the value of perquisite if ABC Limited has taken this accommodation on a lease rent of rupees 1025 per month and Mr. C is required to pay a rent of rupees 1000 per month to the company for use of this accommodation. जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें कहीं पे ये नहीं लिखा था कि ओन्ड है एम्प्लॉयर की, एबीसी लिमिटेड की खुद की एकोमोडेशन है कि एबीसी लिमिटेड ने भी किराए पे ले रखी है, तो जब कुछ नहीं लिखा था और किराए की कोई इंफॉर्मेशन ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं दी थी तो हम लोगों ने माना था कि ओन्ड है एबीसी लिमिटेड की। लेकिन अगर किराया दे देगा तो हम क्या मानेंगे कि रेंट पे है। समझ पा रहे हैं? तो कह रहा सेम क्वेश्चन में अगर मैं एक दो लाइन और बढ़ा देता, मैं कहा क्या लाइन है, कह रहा एक लाइन में बढ़ा देता कि सर जो एबीसी लिमिटेड है उसने ये एकोमोडेशन रेंट पे ले रखी है 1025 रुपए महीने की एंड मिस्टर सी से भी 1000 रुपए वो लेता है, यानी कंसेशनल भी है। तो कंसेशनल को पहले गोली मारते हैं, पहले एक नॉर्मल चलते हैं धीमे धीमे। अगर रेंट पे होती, एबीसी लिमिटेड ने खुद किराए पे ली होती, तो ऐसे में मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी एबीसी लिमिटेड या कोई एम्प्लॉयर किराए पे लेगा तो हमेशा 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेबल बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस वो टैक्सेबल होगा। यही तो पढ़ाया। 10% ऑफ सैलरी आप पहले ही निकाल के बैठे हुए हैं 5300। अब बचता है रेंट पेबल बाय एम्प्लॉयर 1025 एक महीने का है, इंटू 5 महीने करोगे जरा, 1025 इंटू 5 महीने 5125। अब सोचो 5 मिनट लगा के 5300 और 5125 में कम क्या है? 5125 टैक्सेबल होना चाहिए। अगर रेंट फ्री होता तो एम्प्लॉई के हाथ में 5125 टैक्सेबल होता, 5300 और 5125 विच एवर लोअर। लेकिन आपने तो उससे रेंट रिकवर किया है, कंसेशनल रेंट पे दिया है, फ्री में नहीं दिया। 1000 रुपए महीना उससे रिकवर करते तो 1000 रुपए महीना यानी 5 महीने का 5000 रुपए, 1000 रुपए महीने के हिसाब से 5 महीने का 5000 रुपए। 5125 में 5000 माइनस कर दो, 125 टैक्सेबल होगा। आंसर आ गया, आओ पढ़ के देखो। वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन 5125, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय माइनस किया 5000, तो हमारी वैल्यू आ गई 125। और ये 5125 सर कैसे निकाला? जब रेंट पे होता है बेटा तो इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन जितना रेंट एम्प्लॉयर ने पे किया होता है या सैलरी का 10%, दोनों में जो लोअर होता है वो टैक्सेबल होता है। तो 5125 या 5300 में कम है 5125। समझ पा रहे हैं बात को? पक्का? कोई डाउट? 5300 समझ गए कि 5300 कैसे आए? समझ गए ना? ये हमने लिख दिया यहाँ पे कंप्यूटेड अर्लियर। आप एग्जाम में ये नहीं लिख के आएंगे वर्ड कंप्यूटेड अर्लियर। आप क्या लिख के आएंगे? आप कंप्यूटेशन दिखा के आओगे ना कि 53,000 कैसे निकला था, फिर उसका 10%, ये दिखा के आओगे कि नहीं? पक्का? कोई नाराजगी तो नहीं करके आओगे उससे? जाओ नहीं बताएंगे तुमको, जाओ हम भी नहीं बताएंगे, ऐसे नहीं करके आना। तो कहेगा हम भी नंबर नहीं देंगे, जाओ ऐसे नहीं खेलने का, ठीक है? आप ही का नुकसान है इस खेल में। अगला एग्जाम्पल चलें। यूजिंग द डेटा गिवन इन द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, यानी बीच में जो एग्जाम्पल उनको भूल जाइए थोड़ी देर, जो ओरिजिनल एग्जाम्पल था उसी डेटा में देखते। उस एग्जाम्पल में क्या आंसर आया था जो ओरिजिनल था? 5300। वेरी गुड। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्यूजेड इफ एबीसी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड अ टेलीविजन। अब अभी तक अनफर्निश्ड की बात थी, अब हम किसकी बात करने लगे? फर्निश की। टीवी प्रोवाइड किया है, क्या बात है? टीवी की WDV रिटन डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू जो है आफ्टर डेप्रिसिएशन वो 10,000 है। टीवी लेकिन जो एबीसी लिमिटेड ने लिया था वो 25,000 का लिया था और 2 AC प्रोवाइड कर रखे हैं, एक टीवी 2 AC। रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर द AC इज 400 पर मंथ ईच। अच्छा, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है टीवी तो खुद का है एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर का टीवी तो खुद का है, लेकिन AC भी एम्प्लॉयर ने, AC ही एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है, किसका है? रेंट पे ले रखा है। द रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर द AC इज 400 पर मंथ ईच। टेलीविजन वाज प्रोवाइडेड ऑन 1 जनवरी 2025। ओरिजिनल एग्जांपल में देख क्या हो, एकोमोडेशन कब प्रोवाइड करी थी? नवंबर। क्या बात है, डेट याद हो गई, वेरी गुड, 1 नवंबर। लेकिन टीवी उस समय नहीं दिया था, पहले वो बोर होता था, फिर उसने कहा सर टीवी दे दो, तो टीवी मिला है जनवरी में। तो टीवी जब से मिला तब से टैक्सेबल करें टीवी वाली वैल्यू, टीवी के लिए, कि टीवी की भी पूरे 5 महीने की कर दें। टीवी जब से मिला उससे पहले टीवी नहीं देखता था वो, किसी और जो भी करता हो। तो 25,000 है, 25,000 का जब 10% निकालना बेटा, एक बार 25,000 का निकालें कि 10,000 का 10%? ओरिजिनल कॉस्ट का 25,000 का 10%, 2500 तो पूरे साल का आया।
आप कह रहे हैं सर टीवी मिला जनवरी में, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 12, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, 25,000 इंटू 10%, 2500 इंटू 3/12, टीवी का हो गया 625 रुपए। इतनी बात समझ में आई? एसी 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 एसी, सर एसी तो 400 रुपए पर मंथ है, लेकिन एसी की डेट नहीं बताई कि एसी कब से दिया है। टीवी की तो डेट बताई है कि टीवी दिया जनवरी से, एसी कब से दिया होगा? हम पूरे 5 महीने का ही निकाल ये मानेंगे, नवंबर से वैसे मुंबई में गर्मी बहुत पड़ती है, तो हम अपने मन से एसी का जनवरी नहीं मानेंगे, तो एसी का 5 महीने। और अगर फर्नीचर किराए का होता है एम्प्लॉयर के, तो जितना किराया उसने पे किया होता है उतना टैक्सेबल होता है। तो 400 रुपए पर मंथ है, वो भी ईच का, एक एसी का 400 रुपए महीने का है, तो 2 एसी का महीने का 800, 5 महीने का 4000, तो 625 निकला था फर्नीचर का, फर्नीचर टीवी का, और 4000 निकला एसी का, दोनों को जोड़ो जरा, 4625। और सबसे पहले आपने आंसर निकाला था अनफर्निश का 5300, फर्नीचर की वैल्यू आई 4625, जरा जोड़ दीजिए ना, 5300 और 4625 को जोड़िए ना, 9 से 9925 टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन आगे क्वेश्चन अगर और पढ़े, हाउएवर मिस्टर सी is required to pay a rent of rupees 1000 per month to the company for the use of this furnished accommodation। 5000 और माइनस कर देंगे, 5000 समझ गए ना, 5 महीने का, तो बचा कितना, 4925 टैक्सेबल। क्लियर हो पा रहा है? वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन कंप्यूटेड अर्लियर 5300, वैल्यू ऑफ फर्नीचर 4625, जिसमें आपका ये निकाला है मैंने कि फर्नीचर में जो आपका एसी है 400 रुपए महीना इंटू 2 एसी इंटू 5 महीना, टीवी 25,000 इंटू 10% 3 महीने के लिए, तो 3 महीने का होता है इंटू 3/12 किया गया है, तो 4000 प्लस 625 4625, दोनों को जोड़ करके वैल्यू आ गई फर्निश्ड अकोमोडेशन की 9925, लेस किया रेंट पेड बाय एम्प्लॉय 5000, तो वैल्यू आ गई फर्निश्ड अकोमोडेशन एट ए कंसेशनल रेंट 4925। अगर यहां तक में आपको कोई भी डाउट आता है या कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि हम दोबारा समझा दे, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो एक और क्वेश्चन करने चलते हैं। कोई डाउट है? पक्का जा रहा है दिमाग में? अगला क्वेश्चन, अच्छा लग रही है आपको? टेक्स्ट बढ़िया लग रही है? हाँ बोलो या ना बोलो, कुछ एक बोलो। आपको जीवन अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है? क्या सुसाइड करने का मन करता है? क्या करने का मन करता है? क्या चाहिए? इतना सुंदर आपको जीवन मिला है, भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया, देखो तो कॉकरोच बना देता, चूहा बना देता। और इतनी शिकायतें भगवान से मत करो कि भगवान सोचे जितना इसको दिया फालतू ही दे, जब शिकायतें ही करनी थी इसको। जीवन अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छा जीवन है, सुंदर है जीवन, बहुत सुंदर जीवन है। टैक्स अच्छी लग रही है? हाँ, इससे अच्छा क्या होगा जीवन में? इससे अच्छा कुछ हो सकता है? इतनी अच्छी टैक्स आपको पढ़ने को मिल रही है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग द डेटा, तुम लोग मतलब ऐसे इंसानों की, बहुत कोई मोटिवेटेड इंसान हो तुम लोग से मिल ले, तो कहे चलो हम भी आत्महत्या करने चल रहे हैं तुम लोग। यूजिंग द डेटा गिवन इन above एग्जांपल, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इफ मिस्टर सी इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओहो ओहो, कह रहा सर ऊपर वाला एग्जाम्पल उठाना। हमने कहा कौन सा ऊपर वाला? वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल नहीं बोला है, जस्ट ऊपर वाला जो अभी अभी कंप्लीट किया फर्नीचर वाला। कह रहा उस एग्जाम्पल में आप फिर से निकालिए वैल्यू, अगर सी जो होते, अगर वो कौन होते, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो हमने कहा लाइसेंस फीस बताओ फिर, क्योंकि सी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो 5300 थोड़ी ना वैल्यू होती, लाइसेंस फीस होती। कह रहा लाइसेंस फीस बता दे रहे, चिल्ला कह रहे हो, लाइसेंस फीस जो है वो 700 रुपए है महीने की, तो 5 महीने की 3500, तो ये अनफर्निश्ड के हिसाब से वैल्यू हो गई। फर्नीचर की वैल्यू 4625 आपने निकाली थी, टोटल 8125, 5000 कंसेशनल रेंट वो ले रहा है आपसे, तो माइनस करके बचा 3125। एनी डाउट्स? कौन सा तरुण कह रहे हैं आप? स्टेप 2 एक बार और बता दीजिए, कौन से वाले में बोल रहे हो बेटा, एक बार लिख के थोड़ा सा और बताओ, स्टेप 2 किस में, इस क्वेश्चन में कि पिछले में, ये वो बता दो किस में, कौन से वाले क्वेश्चन में बोल रहे हो, या तो फिगर लिख दो, आंसर लिख दो इस वाले में जिसमें ये आंसर आ रहा था, तो मैं बता दूंगा। कुछ एक चीज लिख दो, मैं थोड़ा समझ पाऊँ क्या पूछ।
और किसी को कोई डाउट? पिछले मतलब इस वाले में, इसमें राइट, फर्नीचर में जो इस समय खुला हुआ है, देखो ये और नो लिख के भेजो। तो ये मैं एक बार और समझा देता हूँ क्वेश्चन ये वाला, और किसी को कोई क्वेश्चन सोचना है? बाकी समझ में आ गया सबको? चलो मैं एक बार ये क्वेश्चन समझा देता हूँ फिर से। यूजिंग द डेटा गिवन इन वेरी फर्स्ट एग्जांपल, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेड if ABC Limited has provided a television WDV 10,000 cost 25,000 and two air conditioners. The rent paid by the company for the air conditioner is 400 per month each. Television was provided on 1st January 2025. However, Mr. C is required to pay a rent of 1,000 per month to the company for the use of this furnished accommodation. तो जब भी फर्निश्ड अकोमोडेशन की बात होती है और उसमें भी यहाँ पे 1,000 रुपए ले रहे हैं कंसेशनल रेंट, तो ऐसे में हम लोगों ने सीखा है कि कंसेशनल रेंट के लिए दो स्टेप में काम करना चाहिए। पहली स्टेप में आपको रेंट फ्री मान करके उसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, दूसरी स्टेप में जो भी वो आपसे रेंट चार्ज कर रहा है एम्प्लॉयर, वो आपको माइनस कर लेना चाहिए। पहली स्टेप की अगर बात करते हैं, रेंट फ्री की वैल्यू निकालनी चाहिए, तो रेंट फ्री इसमें फर्निश्ड अकोमोडेशन है। और जब हम फर्निश्ड अकोमोडेशन की तरफ चलते हैं, तो जो नोट्स में मैंने आपको पढ़ाया कि फर्निश्ड अकोमोडेशन की खुद दो स्टेप में वैल्यू निकलती है, एक ये मानते हुए कि अनफर्निश्ड की कितनी वैल्यू होगी और उसमें फिर फर्नीचर की वैल्यू जोड़ देते हैं। फर्नीचर की वैल्यू में मैंने आपको पढ़ाया कि 10% जोड़ते हैं अगर एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर है तो 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, और अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे ले रखा है तो जितना रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है हम वो जोड़ते हैं। अनफर्निश की बात करते हैं, तो अनफर्निश में मैंने आपको पढ़ाया कि अगर गवर्नमेंट की एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो लाइसेंस फीस जोड़ते हैं, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो हम ये चेक करते हैं कि अकोमोडेशन एम्प्लॉयर की खुद की है कि एम्प्लॉयर ने रेंट पे ले रखी है। अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे रखी है तो 10% पर एनम और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर व्हिचएवर इज लेस लेता है। और अगर एम्प्लॉयर की खुद की है तो फिर हम पॉपुलेशन देखते हैं, अगर 40 लाख से ज्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी लेते हैं, 15 लाख से 40 लाख के बीच में 7.5% ऑफ सैलरी लेते हैं, और अगर 15 लाख तक है तो हम 5% ऑफ सैलरी लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 5300 की जो हमारी वैल्यू आई थी वो इस तरीके से आई थी, क्योंकि घर जो था वो मुंबई में था, एम्प्लॉयर का खुद का था। ऐसे केस में हमने माना कि 40 लाख से ज्यादा उसकी पॉपुलेशन है, 53,000 हमने उसकी सैलरी निकाली, 5 महीने के हिसाब से बेसिक सैलरी जोड़ी, डी वाला केवल 30% पार्ट जोड़ा, कमीशन दिया नहीं था, बोनस दिया था वो लिया, फीस या टैक्सेबल अलाउंसेस दिए नहीं थे, 53,000 है उसका 10% 5300 दिया, और 5300 में फिर हम फर्नीचर की वैल्यू जोड़ने निकल पड़े, जिसमें एक तो उसका खुद का था जो टीवी ओन्ड था। तो टीवी की आज भले WDV इतनी, बट WDV को तो हम इग्नोर मारते हैं क्योंकि लॉ मेकर कहता है हम ओरिजिनल कॉस्ट का 10% लेंगे, तो 25,000 जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका हमने 10% लिया। बट टीवी जो उसने प्रोवाइड किया था वो केवल उसने प्रोवाइड किया था, यहाँ पे लिखा था जनवरी में, तो इसलिए इंटू 3/12 किया जो 625 आया। एसी की बात करें तो 400 रुपए पर मंथ का एसी था, जो 400 रुपए पर मंथ 5 महीने के लिए, और 2 एसी हैं इंटू 2, तो आप पहले 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आपको मन है वो आप कर सकते हैं। तो ये आया था 4000, आपका टोटल हुआ था 4625, तो टैक्सेबल अपने ने 4625 जोड़ करके 9925 किया। इसमें से जितना सी से आप रिकवर कर ले रहे हैं 1000 रुपए महीना, यानी 5000 रुपए 5 महीने का, 4925 बचता हुआ वो टैक्सेबल होगा। परक्यूजेट्स का एक बार मतलब बता दीजिए क्या होता है। तुम लोग कहाँ जा रहे थे सुसाइड करने? परक्यूजेट का बेटा मतलब होता है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, फैसिलिटीज, बस इतना ही। ठीक है, ओके, और किसी को कोई डाउट है? नहीं, अगली परक्यूजेट पे चलें। चलिए, अगली परक्यूजेट आ रही है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर नहीं प्रोवाइड किया, लेकिन उसको उसने एकोमोडेशन प्रोवाइड करी है किसी होटल में या किसी मोटल में या किसी सर्विस अपार्टमेंट में या किसी गेस्ट हाउस में। इस पूरे को हम होटल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोटल नहीं सुना आपने? होटल सुना है किसी ने? नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। मोटल एक तरीके का होटल है जहां पे कार पार्किंग्स भी अलाउड होती हैं। बेसिकली मोटल वर्ड बना था 1920-25 के लमसम में। मोटल वर्ड का मतलब, मोटल वर्ड दो वर्ड को मिला के बना है, मोटर एंड होटल। मोटल तो बेसिकली जो हाईवेज में ऐसे होटल्स होते हैं आपकी लैंग्वेज में, जहां पार्किंग फैसिलिटीज होती हैं और रूम वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं, बाकी बहुत ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, वो मोटल की कैटेगरी में आते हैं। तो मोटल्स होटल्स के मुकाबले थोड़े चीपर ऑप्शंस हैं।
तो इन सब के लिए आप लेकिन होटल बोल लीजिए। मैंने जानबूझ के लिखा इसलिए है कि मैं केवल अगर होटल पढ़ा के निकल जाता और एग्जाम में आता कि उसने सर्विस प्रोवाइड करी है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मोटल प्रोवाइड करा है, तो आप गूगल तो करते नहीं वहां पे, इसलिए मैंने सब कुछ लिख रखा है। तो जब इसको हम पढ़ेंगे, जब रिवाइज भी कराएंगे आपको कभी, आप पूछेंगे तो होटल बोलेंगे तो होटल का मतलब होटल, मोटल, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस। कि वो गेस्ट हाउस नहीं है पप्पू गेस्ट हाउस शादियां हो रही है, वो गेस्ट हाउस जो वीआईपी गेस्ट हाउस होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। जितने भी ये गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज है ना, इनके बड़े वीवीआईपी गेस्ट हाउस। मेरे को काफी बार सौभाग्य मिला ऑडिट के दौरान रुकने का, एनटीपीसी वगैरह ऐसे ऐसे गेस्ट हाउस होते हैं, 5 स्टार होटल मात खाता है। पर्टिकुलर एक शेफ होगा आपकी सेवा में है। फार्म हाउस तो अलग चीज हो गई है ना। तो कह रहे हैं सर इन सब में प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है वैल्यू ज्यादा टैक्सेबल करनी चाहिए कि कम टैक्सेबल करनी चाहिए? ज्यादा। लॉ मेकर कहता है ऐसे में सर हम आपके हाथ में जो सैलरी होगी ना उसका 24% टैक्सेबल करें। 24%, बहुत ज्यादा अमाउंट है। 24% ऑफ सैलरी और होटल चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, दोनों में जो कम होगा। सैलरी उतने ही टाइम की लेंगे जितने टाइम के लिए उसने आपको होटल प्रोवाइड किया। 2 महीने के लिए प्रोवाइड किया तो 2 महीने की सैलरी, और सैलरी वैसे ही निकलती जैसे सिखाया। सैलरी का मतलब जो यहाँ पे सिखाया परक्यूजेज में वही सारी चीजें जोड़ देंगे। उसका अगर 2 महीने प्रोवाइड हुआ तो 2 महीने की सैलरी इंटू 24%, 5 महीने प्रोवाइड हो तो 5 महीने की सैलरी इंटू 24%, और 5 महीने का जितना उसने किराया पे किया। यहां तो कोई डाउट है? पक्का? अभी यहाँ पे जैसे अपने आपको पता है कानपुर मेट्रो बन रही है, तो आपको एक रिसेंट बताऊं, थोड़े टाइम पहले का जब मेट्रो स्टार्ट हुई थी तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाहर से बड़े बंदे बुलाते हैं। तो इन्होंने एक जर्मन का एक बंदा बुलाया था, जर्मनी का इंजीनियर टाइप का, अब पता नहीं है कि चला गया नहीं पता। तो मेरे फ्रेंड का एक घर है, फ्लैट है, तो वो उसने उनको मेट्रो वालों को किराए पे दिया था, उसमें वो बंदा रहता था। 4-5 एसी लगे हुए थे, अकेला बंदा रहता था। उसको इतनी गर्मी लगती थी वो पूरे 5 एसी, हाँ, ऑन करके, वो सारे खर्चा मेट्रो वाले उठा रहे। और मेट्रो वाले क्या उठा रहे, वो थोड़ी ना उठा रहे जहाँ हमारी और आपकी जेब से। हम लोग जो टैक्स का, जैसे कोई सरकार कहती है ना इनको हम इतना बांट देंगे, कहीं वो थोड़ी ना बांट रहे हैं, आप ही लोग तो दे रहे हैं। हम लोग समझ नहीं पाते उस चीज को, है कि नहीं। तो वो 5 एसी चला के रहता था। फ्लैट है, कानपुर है, कभी लाइट भी जा सकती है। मान लो आधे घंटे के लिए लाइट चलेगा, जनरेटर बैकअप था, लेकिन जनरेटर बैकअप में नॉर्मली कानपुर में जितने भी हैं ये बड़े चीजें नहीं चलती हैं, उसको बड़ी दिक्कत होती थी। उसने कहा हम चाह रहे हैं छोड़ करके, हम नहीं करते। फिर उसको रुकवाया गया होटल में, विजय विला में, पूरा 6-7 महीने उसको वहां रुकवाया गया। पर दिन का वो भी 5-6 हज़ार किराया, हाँ होगा, वो पे किया कंपनी वालों ने। यहाँ पे रुकेगा तो फिर तो बढ़िया एसी वो चला सकता है, फैसिलिटी भी बढ़िया मिल जाएंगी। अब घर पे उतनी फैसिलिटी उसको नहीं मिल पाएंगी, यहाँ बढ़िया जो चाहिए मंगाएगा, खाएगा, पिएगा, मौज करेगा। तो ऐसे केस में जाहिर सी बात टैक्सेबल भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो टैक्सेबल का अमाउंट इसलिए 24% ऑफ सैलरी या रेंट पेड बाई एम्प्लॉयर, दोनों में जो कम होगा। ठीक है। अब आपका कोई कहीं डाउट आ रहा था किसी का? आपका डाउट था शायद, हाँ बताइए। एकोमोडेशन का मतलब आप रहने का सेंस का मतलब, रहने का मतलब क्या समझती हैं? रहने का आप क्या मतलब समझती हैं? प्रॉपर रहने का मतलब और रहने में क्या अंतर आपको लग रहा है ये बताइए ना। प्रॉपर रहना किसको कहते हैं? किसी भी पर्पस में आप रह रहे हैं तो एकोमोडेशन हो गया वो। चाहे आप 2 दिन के लिए रहने गए हो, चाहे 20 दिन के लिए, चाहे प्रॉपर का मतलब क्या समझ रहे हैं कि सारा बोरिया बिस्तरा बांध के अब हम आ ही गए हैं, कि अतिथि तुम कब जाओगे वो पिक्चर थी। तो प्रॉपर ऐसा कुछ नहीं, एकोमोडेशन मीन्स वो रह रहा है। हाँ भी वो 2 दिन 4 दिन में हम आएंगे, मतलब मान लो 1 महीने के लिए भी रह रहे तो एकोमोडेशन है ना, हमने आपको प्रोवाइड करी है, वो टैक्सेबल होगा बिल्कुल। बट आपने दिनों वाली बात छेड़ी है तो सुनी लीजिए। अगर इंप्लॉय का ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उसको रीलोकेशन कर रहे हैं, और ऐसे केस में इंप्लॉयर उसको होटल में रुकवा देता है कि जब तक तुम जाओगे वहां पे घर वर ढूंढोगे तब तक हम तुमको होटल में रुकवा देते हैं। और होटल में जो वो रुका वो 15 दिन या उससे कम रुका,
कितने दिन? ऐसे में हम होटल के नाम का उसके हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। 15 दिन से ज्यादा रुका तो पूरा टैक्सेबल करेंगे, 15 दिन की छूट नहीं देंगे कुछ। हम तो सिंपल ये भाषा कह रहे हैं क्या कि इफ एन एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन ए होटल, मोटेल और सर्विस अपार्टमेंट और गेस्ट हाउस इन केस ऑफ रीलोकेशन, रीलोकेशन समझते हैं ट्रांसफर, लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, नथिंग इज चार्जेबल टू टैक्स फॉर 15 डेज। 15 दिन के लिए या उससे कम प्रोवाइड हुआ, हम कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो रीलोकेशन के लिए कई बार ऐसा हो जाता है कि रीलोकेशन के लिए उसने बोला अब आप वहां जाएंगे तब ढूंढेंगे कुछ, तब तक के लिए उसने होटल प्रोवाइड कर दिया, लॉ मेकर कर नहीं सर ऐसे तो जेन्युइन बात है, हम ऐसे में सब कुछ टैक्सेबल नहीं कर देंगे, वैसे ही अपने यहाँ इतना ज्यादा चीजें टैक्सेबल हो रही हैं, तो 15 दिन या उससे कम है, होटल प्रोवाइड हुआ है, हम टैक्सेबल नहीं करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा हुआ है तो हम टैक्सेबल करेंगे। और टैक्सेबल कितना होगा वो तो आप समझिए रहे हैं, 24% ऑफ सैलरी या जितना रेंट एम्प्लॉयर ने पे किया उस होटल का, दोनों में जो कम होगा। इतनी बात समझ में आ गई? एक और चीज समझाता हूं आपको, इधर देखिए। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है मिस्टर राम, और मिस्टर राम जो है ये कानपुर में जॉब करते हैं, और कानपुर में इनके एम्प्लॉयर ने इनको एक घर अलॉट कर रखा है, ठीक है ना? घर अलॉट कर रखा है तो जाहिर सी बात है राम जी के हाथ में वो टैक्सेबल होता है, उसकी वैल्यू निकाली जाती है। एक बार क्या हुआ, इनके जो बॉस थे राम जी के, उन्होंने राम जी को बुलाया और उन्होंने राम जी से कहा कि यार हम ना तुम्हारा ट्रांसफर कर देते हैं मुंबई, मेरी एक ब्रांच मुंबई में है, वहां तुम्हारी बड़ी जरूरत है, तुमने इधर की तो ब्रांच अच्छे संभाल ली, लेकिन वहां की ना बड़ी खराब जा रही है, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है और डूब जाएगी यार, तुम संभाल लो जाके, इमीडिएटली चले जाओ 1-2 दिन के अंदर और वहां पे चार्ज ले लो। राम जी ने कहा अरे सर, और ये बात थी मान लो सपोज करो जनवरी की, ये बात थी कि उसने जनवरी में एम्प्लॉयर ने बोला, राम जी ने कहा अरे सर मेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे, बीवी उसकी भी छोटी थी हाइट में, तो छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, अभी सर एकदम से कैसे चले जाएं, अभी तो इनके पेपर्स आने वाले, पूरा साल खराब हो जाएगा, सेशन के मिड में कैसे चले, अगले साल से सर चले जाएंगे न्यू सेशन से, वहां करा देंगे एडमिशन। एक बात की नहीं, एम्प्लॉयर कह रहा है नहीं यार राम देखो चले जाओ यार, तुम एक काम करो, एम्प्लॉयर कह रहा है कि तुम अकेले चले जाओ ना, हम तुमको वहां पे एक घर प्रोवाइड कर देते, जैसे भी ये घर बनने कुछ और ही बन गया, तो हम तुमको वहां पे एक घर प्रोवाइड कर देते, और ये कानपुर वाला घर तुमसे लेते नहीं अभी, तुम कानपुर वाले घर में अपने वाइफ और बच्चों को रखे रहो, उनका ध्यान मैं रख लूंगा। गंदी सोच आप लोगों की, हंस रहे हैं। और तुम चले जाओ मुंबई वाले घर में, वहां चले जाओ, वहां कंपनी संभालो, और जब बच्चों के एग्जाम एग्जाम हो जाए मार्च अप्रैल वगैरह में जो भी है, तब इनको भी शिफ्ट कर लेना, तब ये अकोमोडेशन छोड़ देना। एम्प्लॉय ने कहा सर ठीक है, ये बात भी ठीक है सर, आपको भी जरूरत है, ठीक है सर मैं चला जाता। अब सवाल ये आता है कि मिस्टर राम के पास पूरे साल में कुछ दिन ऐसे थे जिस समय उसके पास दोनों एकोमोडेशन प्रोवाइडेड थी, कानपुर में भी और मुंबई में भी। अगर हम दोनों घर का राम जी के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे तो राम जी वैसे ही परेशान हो जाएंगे कि भैया कितना टैक्स बनेगा, कानपुर का भी टैक्सेबल मुंबई का भी। भाई जब तक एक था तब तक तो कोई बात ही नहीं, जैसे अभी तक सिर्फ कानपुर वाला था तो सिर्फ कानपुर वाला टैक्सेबल होगा, जब मुंबई वाला रहेगा सिर्फ कानपुर वाला छोड़ देंगे, जब उसके बाद कानपुर वाला जब छोड़ देंगे जब भी, तो सिर्फ मुंबई वाला टैक्सेबल होगा। बट सर उस पीरियड का क्या होगा जिस पीरियड में उसके पास दोनों घर थे, कानपुर वाला भी था और मुंबई वाला। लॉ मेकर कहता है ऐसे केस में सर फर्स्ट 90 डेज, 90 दिन का समय दे रहा, अच्छा खासा समय, फर्स्ट 90 डेज में हम केवल आपके हाथ में एक ही घर टैक्सेबल करेंगे, जो आपकी मर्जी हो वो घर टैक्सेबल करा लें। जिस समय आपके पास दोनों घर थे उसमें 90 दिन की मोहलत दे रहे हैं, उन 90 दिनों में केवल एक ही टैक्सेबल करेंगे। केवल एक ही का मतलब हम दोनों की वैल्यू रफली निकाल लेंगे, कानपुर की कितनी बनती है, मुंबई की कितनी बनती है, जिसकी कम होगी, जब लॉ मेकर हमको ऑप्शन दे रहा है तो हम कम वाली चुन लेंगे। लेकिन सर अगर आपने 90 दिन से भी ज्यादा दोनों घर रिटेन रखे
तो जितने ज्यादा दिन रिटेन रखे उतना तो फिर हम दोनों घर का टैक्सेबल करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मान लो पूरे साल में 150 दिन ऐसे थे जब इसके पास कानपुर वाला भी घर था एज वेल एज कौन सा घर था, मुंबई वाला, ये दोनों घर थे। इसमें लॉ मेकर कहता है जो फर्स्ट 90 डेज होंगे उसमें हम टैक्सेबल करेंगे कानपुर और मुंबई, ए और एम समझ गए, कानपुर और मुंबई में से कोई एक, तो जाहिर सी बात है लोअर उठाएंगे। लेकिन रिमेनिंग जो बैलेंस होगा, बैलेंस कितने डेज बचते हैं, जैसे हमने 150 एग्जांपल लिया तो आप निकालोगे आधे घंटे तक 60 हम बता देते। इन 60 डेज में हम टैक्सेबल करेंगे कानपुर प्लस मुंबई दोनों, और इसके बाद 150 दिन खत्म होगा, उसके बाद केवल मुंबई बचा तो फिर मुंबई का बचा, मुंबई ही टैक्सेबल होगा। जब एक ही घर है तो कोई टेंशन ही नहीं ना, वही टैक्सेबल होगा। सिर्फ कानपुर था, सिर्फ कानपुर, सिर्फ मुंबई, सिर्फ मुंबई। लेकिन जब दोनों होंगे तो पहले 90 दिन तक केवल एक ही, और उसके बाद बच गया तो दोनों। सर अगर मान लो इसने 80 डेज के अंदर, 80 डेज ही पूरे साल में ऐसे थे 80 जहां पे इसके पास दोनों घर थे, ऐसे में क्या करेंगे, एक ही घर टैक्सेबल होगा। 90 दिन तक की मोहलत दे रहा आपने पहले ही खाली कर दी, बहुत बड़ी बात है। तो 80 उन 80 दिनों में केवल एक ही घर टैक्सेबल, 90 दिन था एक ही घर, 100 दिन था 90 डेज के लिए एक, बचे हुए 10 दिन के लिए दोनों। ये बात मैंने कहां लिख रखी है, ऊपर आइए। कंसेशनल रेंट के बाद एक नोट लिखा है, ये नोट तीनों के लिए ही है, चाहे वो रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन हो, चाहे वो रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन हो, चाहे वो अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेंट हो। आइए देखते हैं नोट क्या है। वेयर ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर he is provided with accommodation at the new place of posting, नए प्लेस ऑफ पोस्टिंग में उसको अकोमोडेशन दे दी, while retaining the accommodation at other place, मतलब दूसरी वाली जो थी उसकी अकोमोडेशन अभी उसने लीव नहीं करी, वो रिटेन करे। The value of perquisite shall be determined with reference to only one such accommodation which has the lower value for a period not exceeding 90 days, and thereafter value of perquisite shall be charged for both such accommodation। समझ में आ गई आपको बात, पक्का, विदाउट नहीं? चलें आगे। तो ये तो परक्यूजिट समाप्त हुई होटल्स के बारे में। अब मैं ले चलता हूं कि अगर डोमेस्टिक सर्वेंट्स उसने आपको प्रोवाइड करे हैं तो क्या होगा, यानी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड कर रखे हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट, जैसे कि मेड प्रोवाइड कर रखी है, कुक प्रोवाइड कर रखा है, स्वीपर प्रोवाइड कर रखा है, गार्डनर प्रोवाइड कर रखा है। तो बड़ा सिंपल है, जितनी सैलरी इन लोगों को एम्प्लॉयर पे करता है, मतलब उसने कुछ प्रोवाइड कर रखा है, कुक को वो 5,000 रुपए महीने की तनख्वाह देता है, तो आपके हाथ में 5,000 इंटू 12 अगर पूरे साल प्रोवाइड हुआ तो 5,000 इंटू 12 60,000 एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होता है। क्यों? क्योंकि तनख्वाह तो आपको देनी चाहिए थी, खाना तो वो आपको बना के खिला रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? और अगर 2 ही महीने प्रोवाइड कर रखा है तो 2 महीने का, जितनी सैलरी एम्प्लॉयर ने पे करी। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ रिकवर कर लेता है कि 5,000 रुपए कुक लेगा लेकिन 1,000 रुपए महीना हम तुमसे रिकवर करेंगे, तो आपके हाथ में 5,000 इंटू 12 60,000 में से माइनस कर देंगे कितना, 1,000 इंटू 12 12,000, बचा हुआ केवल 48,000 आपके हाथ में टैक्सेबल करेंगे। वही फायदा, 1,000 तो उसने हमसे यही दिया। पढ़ के देखिए, वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट। फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट मतलब ये नहीं कि वो लोग तनख्वाह नहीं लेते, वो लोग तो तनख्वाह ले रहे, आपके लिए फ्री है, क्योंकि वो तनख्वाह आप नहीं दे रहे हो, कौन दे रहा है, आपका एम्प्लॉयर दे रहा है। लाइक जैसे स्वीपर, वॉचमैन, गार्डनर, कुक, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। नहीं, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट, अगर मिल रहा है तो टैक्सेबिलिटी की बात करें, और मिल ही नहीं रहा है, मान लो आप इतने काबिल ही नहीं है, एम्प्लॉयर ने ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, ज्यादातर केसेस नहीं देता, तो हम टैक्सेबिलिटी की बात नहीं करें। लेकिन अगर मिल रहा है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा हो तो भी टैक्सेबिलिटी के लिए सेम नॉर्म है, नॉन गवर्नमेंट को मिल रहा हो तो भी सेम चीज। होटल वाले में भी जहां हमने कहीं बाइफरकेशन नहीं लिखा गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट का, वहां पे सबके लिए सेम है। समझे कि नहीं समझे? चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे नॉन गवर्नमेंट। यहाँ पे जैसे हमने एक चीज और बाइफरकेशन नहीं लिखी कि ये कब टैक्सेबल होगा, ओल्ड रिजीम में कि न्यू रिजीम में। हाँ, जब नहीं लिखी तो दोनों में टैक्सेबल है, जहां पे कोई एक्सेप्शन होगी वो मेरी चीजें मेंशन है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, ओके। तो सर ऐसे में क्या टैक्सेबल होगा डोमेस्टिक सर्वेंट में? एक्चुअल सैलरी पेड टू दी सर्वेंट शैल बी टैक्सेबल, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय इफ एनी शैल बी डिडक्टेड। तो बड़ा आसान है। लेट्स से उसने आपको गैस का कनेक्शन दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे रखा है,
वाटर की सप्लाई दे रखी है, इन सबके बिल कौन भरता है? एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर का जितना खर्चा आता है उतना आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, और आपसे अगर कुछ रिकवर कर लेगा तो वो माइनस हो जाएगा। अच्छा, मान लो अगर एम्प्लॉयर खुद बिजली बना के आपको प्रोवाइड करता है, जैसे एनटीपीसी है, एनटीपीसी नाम सुना आपने? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, कोयले से बिजली बनती है थर्मल भी। एक होता है एनएचपीसी, एच फॉर हाइड्रो, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, पानी से बनती है। एक गैस प्लांट होता है जहां नाफ्ता से बिजली बनती है, नाफ्ता वो गैस का। एक सोलर प्लांट आजकल चल रहा है, ठीक है। तो खैर, अब मान लो एनटीपीसी बिजली बनाता है, अब अपने एम्प्लॉयज को वहां पे उन्होंने क्वार्टर्स अलॉट कर रखे हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं आपको, और उनको भी बिजली प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे में एनटीपीसी कहीं से खरीद थोड़े रहा नहीं है, कहीं से खरीद तो रहा नहीं है, वो तो खुद ही बना रहा है। ऐसे में हम एम्प्लॉय के हाथ में कितना टैक्सेबल करेंगे? एनटीपीसी की बनाने की जो कॉस्ट आती है बिजली की, वो टैक्सेबल होगी एम्प्लॉय के हाथ। मान लो एनटीपीसी की बनाने की बिजली की कॉस्ट आती है 2 रुपए, आपको पता है ये बिजली बनाने की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 2 रुपए 50 पैसे, 2 रुपए 60 पैसे, 2 से 3 रुपए के बीच की है, और बिकती कितने में है? 8 रुपए यूनिट, कॉमर्शियल की और ज्यादा है। उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लॉसेस में। आप इंडिया में ये देखिए साहब कि कॉस्टिंग और सेल में इतना डिफरेंस, उसके बाद भी लॉसेस में जा रहे हैं। ये अपने पता नहीं कहां और एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कौन से ऐसे वो खर्चे हैं जो ये, उसके बाद भी लॉसेस में है। किसी प्राइवेट सेक्टर में हो तो बल्ले बल्ले बन जाए, मानी बन जाए। खैर वापस आते हैं, तो जो उनकी कॉस्ट है, लेट से अगर उनकी कॉस्ट है 2.5 रुपए बनाने की, 2.5 रुपए पर यूनिट, और इंप्लॉय ने यूज करी है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट इंटू 2.5 रुपए इंप्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। समझ पा रहे हैं? और अगर इंप्लॉयर खुद कहीं से खरीद के दे रहा है, हर इंप्लॉयर बिजली थोड़ी ना बनाता, खुद कहीं से खरीद के दे रहा है, तो जितना इंप्लॉयर ने आपके बिहाफ पे बिल पे किया वो आपके हाथ में टैक्सेबल। और आपसे कोई अमाउंट अगर रिकवर कर रहा है एम्प्लॉयर, तो वो माइनस हो जाएगा। पढ़ के देखिए, वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजेड इन रिस्पेक्ट ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई इफ सप्लाइड आउट ऑफ ओन सोर्सेज, ओन सोर्सेज समझे, खुद से बना करके आपको बेच रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट शैल बी टैक्सेबल, पर यूनिट मतलब इनटू नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम भी करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट का मतलब ये है, आप चाहो तो आगे लिख लो, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट शैल बी टैक्सेबल, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड लिख लेना। और अगर सप्लाइड है आफ्टर परचेजिंग फ्रॉम एनी आउटसाइड एजेंसी, एक्चुअल चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड। कौन से में डिडक्ट होगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट वाले केस के बता रहे हैं कि दूसरे वाले में? दोनों में हमने लिख भी रखा है, इन बोथ द केस। इजी है, आप 2-4 बार इसको पढ़ेंगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं है इनके अंदर। भाई सिंपल सी बात है, जितना तुम बिल पे कर रहे हो उसका टैक्सेबल, खुद बना रहे हो जितनी तुम्हारी बनाने की लागत है वो उसका टैक्सेबल। इसके अलावा अगर मान लीजिए इंप्लॉयर आपको लोन प्रोवाइड कर देता है, एक लोन है जो आप बैंक से ले सकते हैं, आपने बैंक से ना लेके एम्प्लॉयर से लिया, कारण क्या होगा? लोन तो लोन ही है, बैंक से क्यों नहीं लिया? हाँ, हो सकता है एम्प्लॉयर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है, लोन तो वापस करना पड़ेगा लेकिन ब्याज बच गया। अभी हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेते सेम कैटेगरी का लोन, तो लेट से हो सकता है 9% ब्याज देना पड़ता, एम्प्लॉयर कह रहा है फ्री में ले लो यार, तुमसे ब्याज लेंगे क्या? बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के गले के नीचे ही बात नहीं, वो कह रहा है वो फ्री में दे रहा है, लेकिन हम तो टैक्सेबल करेंगे। क्या टैक्सेबल करेंगे भाई? लोन तो हम वापस करेंगे, हमारा क्या का फायदा? फायदा किस चीज का हुआ? ब्याज बच गया, 9% ब्याज, वो टैक्सेबल करेंगे। और अगर एम्प्लॉयर ने फ्री में नहीं दिया, एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है हम कंसेशनल रेट पे दे देते, तुम 2% ब्याज पे लेगा, हमने जब एसबीआई का रेट देखा 9% पर एनम था सेम कैटेगरी में, एम्प्लॉयर दे रहा है 2% पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फायदा कितने परसेंट है? 7%, 7% टैक्स। समझ पा रहे हैं बात को? पक्का पढ़ के देखिए, वैल्यू ऑफ परक्यूजेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन, या फिर लोन दिया होगा एट ए कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट जो है वो हम सभी को निकालना आता है, इंटरेस्ट तो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं होती। मतलब अगर मान लो, इधर देखिए, मान लीजिए अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड किया है,
और लेट्स से 0% रेट पे। तो हम करते क्या है ऐसे में, प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हम करते क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कह रखा है कि सर आप क्या करिए, आप एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट उठाइए, एसबीआई की वेबसाइट पे चले जाइए भाई, क्योंकि देखो हर बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो जाता है, होता है कि नहीं, सबका सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। कह रहा साहब आप एसबीआई का जाइए और प्रीवियस ईयर का जो फर्स्ट डे है, यानी 1 अप्रैल, जो भी साल आपके लिए है, मान लो आप बात कर रहे हो प्रीवियस ईयर 24-25 की, तो 1 अप्रैल 2024 का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करिए एसबीआई का, सेम कैटेगरी के लिए। सेम कैटेगरी समझते हैं क्या, तब पे रेट अलग अलग हो जाता है ना पर्पस के हिसाब से, जैसे होम लोन है तो अलग हो गया। दिखाऊं खोल के, क्या आप समझ पा रहे हो, नाम बताना तो मेरे पास है, मैं वेबसाइट खोल के आपको दिखा। तो होम लोन के लिए हो सकता है अलग है, पर्सनल लोन के लिए अलग है ना, आपको व्हीकल लोन चाहिए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। तो जिस चीज के लिए आपने लोन लिया है उस कैटेगरी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले दिन, साल के शुरुआत के पहले दिन क्या रेट था, क्योंकि हो सकता है एसबीआई का रेट भी चेंज हो गया हो, ऐसा तो है नहीं कि हर साल पूरे साल वो रहता है। तो 1 अप्रैल का हमेशा हम लोग रेट लेते हैं, चाहे लोन कभी भी प्रोवाइड किया हो, जिस साल निकालना है उस साल के 1 अप्रैल का। हमने कहा लेट से सर हमने देखा एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो इजी रखने के लिए 10% पकड़ लेते हैं, हमने इस कैटेगरी के लिए देखा, जो भी कैटेगरी थी कि 10% का। कह रहा सर एम्प्लॉयर ने आपको लोन कितना दिया, हमने कहा सर 1 लाख का। कह रहा इंटरेस्ट वो कितना लेता है, हमने कुछ नहीं लेता। कह रहा 1 लाख का सर 10%, आपके हाथ में 10,000 रुपए टैक्स मिलेगा। समझ पा रहे हैं। दूसरा केस, 1 लाख रुपए का लोन दिया, एम्प्लॉयर आपसे 2% ब्याज ले लेता है, तो आपके हाथ में पूरा 10% टैक्सेबल नहीं होगा, 8% टैक्सेबल होगा, यानी 8,000। क्लियर हो गया ना, बहुत इजी है। 1 लाख रुपीज का लोन हमने एज्यूम किया है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एसबीआई का है वो 10 एज्यूम किया है, माइनस जितना वो आपसे रिकवर करता है। अगर मान लो वो आपसे 6% रिकवर कर लेता है तो आपके हाथ में 4% का फायदा, यानी 4,000 रुपए टैक्सेबल होगा। लोन क्या चीज होती है जो आप थोड़ा थोड़ा करके चुकाते रहते हैं। अगर आपने पूरे साल में कुछ भी चुकाया नहीं है तो ऐसे निकलेगा पूरे साल का एक बार में। 1 लाख रुपए का लोन लिया तो अभी कुछ भी चुकाया नहीं है तो पूरे साल का एक बार में निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेट से अगर आप थोड़ा थोड़ा चुकाते रहते हैं, 1 लाख का लोन लिया, 10,000 रुपए इस बार वापस कर दिए, 5,000 अगली बार वापस कर दिए, अगले महीने 2,000 फिर वापस, थोड़ा थोड़ा वापस करते जा रहे हैं एम्प्लॉयर को कि सर आपका पैसा भी हमको लौटाना ही है। अब कैसे ब्याज निकाले भाई, हर महीने का आउटस्टैंडिंग अमाउंट अलग हो गया। अभी आउटस्टैंडिंग था 1 लाख रुपए, अगले महीने 10,000, मतलब इस महीने 10,000 वापस करें तो अगले महीने का बचा 90,000। तो पूरे साल का एक बार में ब्याज नहीं निकलेगा, मंथली ब्याज निकालना पड़ेगा। वो भी कैसे, हर महीने के एंड में, हर महीने की एंड की डेट 30 तारीख, या कोई महीना 31 का है, या कोई महीना 28 का है, या 29 का है, जो भी है, हर महीने के एंड में जितना आपका मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस, यानी हर महीने के एंड का बैलेंस, महीने के एंड का, बिगिनिंग का नहीं। तो लेट से जैसे अप्रैल का निकाल रहे हैं, तो हमने चेक किया अप्रैल में तुम्हारा कितना लोन बचा हुआ था, तो अप्रैल में पता चला कि अप्रैल में अभी पूरा 1 लाख का बचा हुआ था। तो अप्रैल के मतलब, अप्रैल मतलब 30 अप्रैल को चेक होगा ये चीज, तो 1 लाख का पूरा बचा है, तो 1 लाख इंटू, इंटू समझ रहे हो परसेंट कौन सा करेंगे, अगर कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा है तो पूरा 10%, मतलब एसबीआई का रेट, और कुछ चार्ज कर रहा है तो जो डिफरेंशियल है, जैसे अगर 2% चार्ज कर रहा है तो 8%, 6% चार्ज कर रहा है तो 4%, तो मैं 10 लिख दूं, आप समझ पाओगे, तो ये हर जगह 10 नहीं होगा, ठीक है ना, इंटू 10%। और सर ये तो एक महीने का निकालना है, तो इंटू 1/12 भी तो करो। ऐसे ये एक फिगर आ जाएगी, आप कैलकुलेट करते रहना घर पे। ऐसे ही मई के लिए हमने चेक किया कि मई के एंड में 31 मई को, 31 मई को कितना आउटस्टैंडिंग है, तो पता चला 31 मई को सर केवल 80,000 का आउटस्टैंडिंग बचा है। तो हम क्या करेंगे, 80,000 का वही 10% इंटू 1/12। जून का निकालेंगे, पता चला जून में भी 80,000 अभी पूरा बचा है सर, तो 80,000 70 होता तो 70 कर देते। मतलब अगर फ्लैक्चुएट हुआ है अमाउंट, तो हम हर महीने के एंड का जो बैलेंस है उस पे ब्याज कैलकुलेट करेंगे, मंथली मंथली कर लेंगे हर महीने का, फिर उसका टोटल कर देंगे ब्याज का, पूरे साल का ब्याज हो जाएगा। जा रहा है दिमाग में, पक्का। और अगर कोई फ्लक्चुएशन नहीं है तो महीने महीने का भी कर सकते हो और साल का एक साथ भी कर सकते हो, तो फिर महीने महीने का हम क्यों ही करेंगे एग्जाम में, आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन टाइम बढ़ जाएगा ना हमारा। तो अगर पूरे साल में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, 1 लाख का लोन लिया तो 1 ही लाख आउटस्टैंडिंग है, 1 लाख इंटू जो रेट है, इंटू जितने महीने के लिए लिया, मान लो अभी लिया है आपने नवंबर में,
तो 5 महीने का निकाल लेना इंटू 5 पूरे अप्रैल से ही है, मतलब जितने महीने का वो तो आप महीने कर ही लोगे, कर लोगे यस और नो? पक्का? और मंथली वाली बात भी समझ गए, मंथली वाली बात कब लागू होती है? हाँ, तो हो सकता है आप हर महीने एक इक्वल अमाउंट उसको रीपे कर रहे हो या फ्लक्चुएटिंग जो भी कर रहे हो, हर महीने के एंड में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है क्वेश्चन देगा, ये फिगर तो देगा, बस आपको निकालना आता है। ये ब्याज में कौन सी बहुत बड़ी बात है, जब सारे निकाल लेंगे तो सबको जोड़ देंगे। पढ़ के देखो ध्यान से। वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस। आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस का मतलब सर क्या है? दैट इज बैलेंस एज ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। कौन से रेट से? एज पर एसबीआई इंटरेस्ट रेट ऑन सिमिलर लोन। एसबीआई समझ गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सिमिलर लोन मतलब सेम कैटेगरी, सेम पर्पस के लिए जाओ। सर एसबीआई का भी कौन से दिन का ब्याज का रेट लेंगे? टेक इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय एसबीआई एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ये आपको क्वेश्चन में देगा कि आप याद करके जाओगे। एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा आपको आमतौर पे, उसमें से आप माइनस कर लो इंटरेस्ट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई पेनी, जैसे ही कर लोगे वैसे ही टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। इंटरेस्ट निकालना एक बार और बता दें, कौन सा वाला बताएं? ये वाला पूछ रहे हो कि ये वाला पूछ रहे हो? ब्याज निकालने में कौन सी बहुत बड़ी चीज होती है? अच्छा हम ये क्या कह रहे हैं ये बता दें। फ्लक्चुएशन का मतलब ये कह रहे हैं अमाउंट चेंज हो रहा है, आपने क्योंकि कुछ रीपे कर दिया ना उनको। आपने लोन लिया अप्रैल को, मान लो 1 तारीख को लोन लिया 1 लाख रुपए का, अप्रैल में कुछ भी नहीं चुकाया, 30 अप्रैल को भी 1 लाख आउटस्टैंडिंग है। फिर मई में आपको सैलरी मिली, मान लो 5-6 तारीख तक, आपने एम्प्लॉयर से कहा सर 20,000 ले लो ना सर, हमें तो लाइबिलिटी खत्म करी सर, 20,000 अभी ले लो, बाकी हम देते रहेंगे अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा। अब अप्रैल का तो हमने 1 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग था, तो अप्रैल में तो हमने 1 लाख का जो भी परसेंट एसबीआई का रेट है माइनस अगर कोई इंटरेस्ट एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है इंटू 1 महीने का, तो 1/12 कर दिया। मई की बात करें तो मई में तो कभी 1 लाख का था शुरुआत, जब मई मई की हुई, 7 तारीख को हमने 20,000 दे दिया, तो अब बचा 80,000 का। मई में हम कितने पे निकाले थे रॉ में करके तय? महीने के आखिरी दिन कितना बचा था ये बताओ। हमने सर 80,000, तो कह रहा मई के लिए जो ब्याज होगा वो 80,000 पे निकलेगा, तो हमने 80,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 महीना। ऐसे ही मान लो जून के लिए, अब जून में आपने क्या किया कि जब हमने 30 जून को देखा तो पता चला अब बचा है केवल 70,000 या 70 बचा, 70 80 बचा, तो 80। ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको, इसका मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है अमाउंट, आप थोड़ा थोड़ा रीपे कर रहे हो, उसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ। रीपे नहीं कर रहे हो तो भी आप मंथली बेसिस में निकाल सकते हो, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब रीपे नहीं कर रहे हैं तो फिर हम ये काम करेंगे कि हम पूरे साल का एक साथ ही निकाल देंगे, नहीं तो टाइम बहुत चला जाएगा एग्जाम में। अब समझ में आ गया? और कुछ पूछना? नहीं? हाँ। हाँ। नहीं, एम्प्लॉयर क्यों टैक्स पे करेगा? आप टैक्स पे करेंगे, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स, एम्प्लॉयर की तो जान निकल जाएगी। वो हाँ, वो आपको दे रहा है लोन, मतलब वो लोन भी दे, फिर लोन के ऊपर जो ब्याज है वो भी टैक्स एम्प्लॉयर दे, जो भी फैसिलिटीज हुआ वो फैसिलिटीज का खर्चा दे रहा है, टैक्सेबल आपके हाथ में होगी, टैक्स आप पे करेंगे। और कोई डाउट? होटल वाले में बात करें, मतलब वो एकोमोडेशन वाले में 90 डेज वाला, हाँ हाँ। नहीं, 90 डेज वाला होटल में एप्लीकेबल नहीं है, उसमें केवल 15 दिन का एप्लीकेबल है, और बाकी 90 डेज का घर के लिए एप्लीकेबल है। होटल वाले में केवल 15 दिन की छूट है रिलोकेशन में, यहाँ लिखा है ना 15 दिन, और वो 90 डेज की जो छूट हमने आपको बताई थी दोनों एकोमोडेशन, वो यहाँ थी। इन आप तो हमको परक्यूजिट सही चेंज करा के ले गई भी, वो परक्यूजिट खत्म नहीं हुई थी। 90 बताया तो, 90 डेज से जितना ज्यादा होगा उतने पीरियड पे देना पड़ेगा। कहाँ गया वो मेरा एग्जाम्पल, 150 डेज वाला लिया तो था ये, पहले 90 डेज के लिए एक घर का देना पड़ेगा, बचे हुए डेज के लिए दोनों में, दोनों का देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही करेंगे, है ना?
तो अब जाओ तुम लोग घर, रिवाइज करो। ठीक है, अभी हालांकि अगले टर्न पे इसको अपन कंटिन्यू करेंगे, ये वाली प्रिक्विजिट भी पूरी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।